चैप्टर 213। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये एक दर्दनाक अलविदा है। टिंगन शहर, जो क्लाइन के लिए घर बन गया था, अब उसके लिए सिर्फ यादों और आंसुओं का शहर है। सुबह की हवा में एक अजीब सा खालीपन है। न नाइटहॉक्स के दफ्तर की हलचल, न कैप्टन डन स्मिथ का वो शांत और समझदार चेहरा। अब सिर्फ खामोशी है। क्लाइन मोरेटी अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि उसका दिल पत्थर बन चुका है। वो जानता है कि उसे रोना नहीं है, उसे बदला लेना है। ये कैप्टन डन स्मिथ की आखिरी यात्रा है। एक ऐसा इंसान जिसने क्लाइन को अंधेरे से लड़ना सिखाया, जिसने उसे इस रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बनाया। ये सिर्फ एक अलविदा नहीं है, ये क्लाइन के बचपन का अंत है। चर्च ऑफ एवरनाइट में शोक की धुन बज रही है। क्लाइन अपने साथी लियोनार्ड मिचेल को देखता है। लियोनार्ड के बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द है। वो भी चुपचाप खड़ा है, जैसे उसका अपना कोई हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। सियोन हॉर्गन और फ्रीडा भी वहां मौजूद है। नाइटहॉक्स का हर सदस्य उस दिन को याद कर रहा है, जब कैप्टन डन स्मिथ ने उन्हें अपने परिवार जैसा माना था। क्लाइन जानता है कि कैप्टन की मौत ने सिर्फ एक टीम को नहीं तोड़ा है, बल्कि कई जिंदगियों को बिखेर दिया है। इस पल में क्लाइन खुद से एक वादा करता है, ये बदला सिर्फ कैप्टन डन स्मिथ के लिए नहीं होगा, ये उन सभी बेगुनाहों के लिए होगा जिनकी जान इस काली दुनिया ने ली है। अंतिम संस्कार खत्म होता है। लोग धीरे धीरे चर्च से बाहर निकलने लगते हैं। क्लाइन आखिरी बार उस ताबूत की ओर देखता है जिस पर चर्च का पवित्र निशान बना है। वो जानता है कि कैप्टन डन स्मिथ की आत्मा अब शायद एवरनाइट की गोद में शांति पा चुकी होगी, लेकिन उसका मिशन अभी अधूरा है। टिंगन की ये गलियां, जहां उसने हंसना और लड़ना सीखा था, अब उसे काटने को दौड़ रही है। हर मोड़ पर उसे पुराने साथियों की परछाई नजर आती है। वो जानता है कि उसे अपनी पहचान को पूरी तरह मिटाना होगा। फेसलेस बनने की राह पर यह उसकी सबसे बड़ी और पहली कुर्बानी है। उसे अब अपने परिवार, अपनी पहचान और अपने वजूद को पीछे छोड़ना होगा। वो अकेले चलना शुरू करता है। टिंगन शहर उसके लिए अब एक भूत बन चुका है। वो जानता है कि उसे अब यहां से जाना होगा। ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, ये अपनी आत्मा को एक नए साँचे में ढालने की बात है। फेसलेस होने का मतलब सिर्फ चेहरा बदलना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर पत्थर रखना भी है। वो अब मिस्टर फूल के रूप में अपनी असल यात्रा शुरू करने को तैयार है। शमशान की खामोशी अब क्लाइन के कानों में गूंज रही है। वो टिंगन की सड़कों पर अकेला चल रहा है, लेकिन उसका मन यहां नहीं है। उसके दिमाग में वो ग्रेफॉग वाली दुनिया घूम रही है, जहां वह द फूल बनकर बैठता है। उसे पता है कि टिंगन अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। चर्च और दूसरी ताकतें उसे ढूंढ रही होंगी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वह है जिसने कैप्टन डन स्मिथ को उससे छीना। उसे और भी शक्तिशाली बनना होगा। उसे अपनी फेसलेस शक्तियों को अगले स्तर पर ले जाना होगा। वो अपने कमरे में लौटता है और अपना सूटकेस पैक करना शुरू करता है। यहां हर चीज में एक याद बसी है। उसकी बहन मेलिसा और भाई बेंसन की हंसी, उनके साथ बिताए वो सादे लेकिन खुशहाल पल। लेकिन अब वो उन तक वापस नहीं जा सकता। अगर वो उनके पास गया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। क्लाइन अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालता है। ये उसके सफर की शुरुआत है। उसे बैकलैंड जाना होगा, जिसे सिटी ऑफ ऑल सिटीज कहा जाता है। वहां की भीड़ में गायब होना आसान है। वहां वो एक नई पहचान के साथ रह सकता है, जहां कोई उसे नहीं पहचान पाएगा। वो आईने में खुद को देखता है। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा। उसकी आंखों में वो मासूमियत खत्म हो चुकी है। उसकी जगह एक ठंडी दृढ़ता ने ले ली है। वो फेसलेस बनने के मार्ग पर चल पड़ा है। उसे अपनी भावनाओं को काबू में करना सीखना होगा। उसे हर उस चीज को भूलना होगा जो उसे कमजोर बनाती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू करती है, क्लाइन खिड़की से बाहर देखता है। टिंगन शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद से वादा करता है, वो वापस आएगा, लेकिन तब नहीं जब वो कमजोर हो, बल्कि तब जब वो अपने दुश्मनों को धूल चटाने के काबिल हो जाएगा।
सफर लंबा है और रास्ता खतरों से भरा। बैकलैंड में उसकी मुलाकात नए दोस्तों और नए दुश्मनों से होगी। उसे अपनी फेसलेस कला को मास्टर करना होगा ताकि वह दुनिया की नजरों से बचकर अपना काम कर सके। किंगडम का दिल उसे पुकार रहा है। धुएं, स्मॉग और रहस्यों से भरा वो शहर जहां क्लाइन मोरेटी का अंत होगा और एक नए किंवदंती की शुरुआत होगी। यह है चैप्टर 214 लैंड ऑफ होप। छू छू रेलवे स्टेशन के हर कोने में स्टीम लोकोमोटिव की सीटी गूंज उठी। लोहे का वो विशाल इंजन अपने पीछे 20 से ज्यादा डिब्बे खींचते हुए धीरे धीरे रुक गया। क्लाइन ट्रेन से नीचे उतरा। उसने टक्सीडो पहन रखा था, सिर पर आधी ऊंचाई वाली टॉप हैट और हाथ में एक जरूरत से ज्यादा बड़ा लगेज बैग। बैग इतना बड़ा था कि लग रहा था क्लाइन आधा घर साथ ले आया हो। लेकिन अभी उसके लिए स्टाइल ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वह अब बैकलैंड में था। लोएन किंगडम की राजधानी। बैकलैंड 2 हिस्सों में बंटा हुआ शहर था। बीच में बहती थी टसक रिवर, दोनों किनारे ब्रिज और फेरी से जुड़े हुए 5 मिलियन से ज्यादा लोग। दक्षिण और उत्तर दोनों महाद्वीपों की सबसे अमीर राजधानी। लेकिन क्लाइन ने जब दूर तक देखा तो वेल्थ से पहले कुछ और दिखा। पीला सा स्मॉग हर तरफ, हवा भारी थी और विजिबिलिटी इतनी खराब कि प्लेटफॉर्म पर लगे गैस लैंप्स पहले ही जला दिए गए थे। क्लाइन ने भौहें चढ़ाई। 6:30 ही बजे हैं, लेकिन लग तो 9-10 जैसा रहा है। उसे अचानक एक मजाक याद आ गया जो उसने टसक टाइम्स में पढ़ा था। एक सज्जन जो पहली बार बैकलैंड आए थे घने स्मॉग में रास्ता भटक गए। उन्होंने एक भीगे हुए आदमी से पूछा, भाई टसक रिवर कैसे पहुंचते हैं? आदमी मुस्कुराया और बोला, सीधे चलते रहिए, मैं अभी वहीं से तैर कर आया हूं। क्लाइन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बैकलैंड के अखबार हवा और स्मॉग का हर पॉसिबल तरीके से मजाक उड़ाते रहते हैं। कभी नंबर्स छापते हैं, कभी कार्टून्स। 30 साल पहले साल में करीब 60 फॉगी डेज होते थे, अब 75। इसी वजह से स्मोक रिडक्शन एसोसिएशन, सुट रिडक्शन एसोसिएशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। यहां तक कि नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल बनाने का बिल भी आया। क्लाइन ने अपना भारी लगेज नीचे रखा और नाक दबाई। हवा सच में नाक के अंदर तक चुभ रही थी। उसने वेस्ट से गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली। सोने की चेन उसकी उंगलियों में चमकी। जब उसने अपने सिबलिंग्स को अलविदा कहा था तो उसने खास तौर पर यह घड़ी खरीदी थी। 4 पाउंड 10 सोली। चेन अलग से, समय न जानना उसे बेचैन कर देता था। पहले वह सिल्वर वॉच लेना चाहता था, शांत, सिंपल। लेकिन अब वह क्लाउन था तो गोल्डन वॉच ज्यादा सूट करती थी। ढक्कन खुला। 6:39। ज्यादा देर नहीं हुई। क्लाइन ने घड़ी रखी और केन व लगेज उठाकर भीड़ के साथ स्टेशन से बाहर निकलने लगा। अचानक वो मुड़ा, इतनी अचानक कि उसके पीछे चल रहा आदमी हवा में हाथ मारता रह गया। पिकपॉकेट। क्लाइन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना रुका, ना देखा, बस भीड़ में और गहराई से घुल गया। सीमेंट से बनी सड़क आगे एक इंटरसेक्शन तक जाती थी। बीच में लॉन और गार्डन और बीच में एक बड़ा सा कॉलम। पहले क्लाइन को लगा ये डेकोरेशन है, फिर उसने देखा ऊपर से काला धुआं निकल रहा था। चिमनी, कुछ धुआं आसमान में चला गया, कुछ नन्ही बूंदों में बदलकर नीचे गिर रहा था। क्लाइन फिर रुका। उसने न्यूज़पेपर और मैप खोले। ट्रेन में ही वो आगे की प्लानिंग कर चुका था। आज सुबह जब वो क्लाउन बना था तो उसे एक बात साफ समझ आई। क्लाउन का मतलब थोड़ा सा फेट जानना, लेकिन फेट के सामने हेल्पलेस रहना। इसलिए मुस्कान के पीछे दर्द, कंफ्यूजन और सैडनेस छुपा लेना। उसी पल उसने महसूस किया क्लाउन पोर्शन डाइजेस्ट हो चुका है। अगर वो इसी तरह एक्ट करता रहा तो अगला एडवांसमेंट दूर नहीं, लेकिन प्रॉब्लम थी। उसे
सीक्वेंस 7 का नाम नहीं पता था। फॉर्मूला तो और भी दूर की बात थी। सीक्रेट ऑर्डर बहुत कम दिखाई देता है। उन्हें सिर्फ एंटिगोनस फैमिली की चीजों में इंटरेस्ट है। इसी वजह से लोग उन्हें ठीक से जानते भी नहीं। 2 रास्ते थे। पहला, स्थानीय बियॉन्ड सर्कल से जुड़ना। दूसरा, एंटिगोनस ट्रेजर को बेट बनाकर सीक्रेट ऑर्डर को बाहर लाना। लेकिन यह बहुत रिस्की था। बेट न बहुत छोटा हो, न बहुत बड़ा। ज्यादा बड़ा हुआ तो शार्क आ जाएगा, और शार्क पूरा निगल सकता है। ज़रतुल, वो आदमी जिसने एम्परर रोजेल को गाइड किया था, 200 साल पुरानी बात, हो सकता है अब जिंदा भी न हो। ठंडी हवा चली। क्लाइन हल्का सा कांप गया। पहले रहने की जगह उसने रेंटल सेक्शन खोला। 15 मिन्स्क स्ट्रीट, चरवुडबरो, टेरेस हाउस। वीकली रेंट 18 सोली। उसने एरिया सोच समझ कर चुने थे। नॉर्थ बरो, चर्च ऑफ एवरनाइट, एम्प्रेस और वेस्टर्न बरो, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। ईस्ट बरो, बहुत गरीब। हार्बर, मेसी, अंत में बचा चरवुड। सस्ता, सेफ, आइडेंटिफिकेशन नहीं था, इसलिए हाउसिंग कंपनीज नहीं। आज रूम नहीं मिला तो मोटल। मैप देखते देखते उसकी नजर एक एंट्रेंस पर पड़ी। डिपार्टमेंट स्टोर नहीं, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन मेट्रो बैकलैंड वाकई आगे निकल चुका था। टिकट बूथ पर सुनहरे बालों वाली लेडी थी। 2nd क्लास, 4 पेंस। 2nd क्लास, टिकट कटा, स्टैंप लगा। प्लेटफॉर्म पर स्टीम ट्रेन आई। काला मेटालिक शरीर, जटिल मशीनरी, एक अजीब सी ब्यूटी स्मोक पाइप्स में चला जाता था। यही वजह थी ऊपर लगे चिमनीज की। क्लाइन बैठा, सीट सेफ थी। तभी एक पतला सा लड़का अंदर घुसा, लगभग 15 साल। बड़ा कोट, टॉप हैट, रैगेड बैग। सॉरी, रॉन्ग कैरेज। वो 3rd क्लास की तरफ चला गया। फिर काले कोट पहने कुछ आदमी अंदर आए, तेज कदम। क्लाइन ने सोचा, क्या वे उसी लड़के के पीछे हैं? फिर उसने सिर हिलाया, अखबार पढ़ता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और यही चैप्टर 214 समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में क्लाइन बैकलैंड पहुंचा, शहर की हालत और स्मॉग को देखा, क्लाउन पाथ की अपनी समझ को पक्का किया और आगे की प्लानिंग शुरू की। मेट्रो में एक रहस्यमय लड़के और काले कपड़ों वाले आदमियों की झलक आने वाले खतरे का पहला संकेत बनती है। यह है चैप्टर 215 मिडसमर। स्टीम मेट्रो के अंदर हल्की सी कंपन थी। इंजन की आवाज लगातार चल रही थी। क्लाइन 2nd क्लास कैरेज में शांत बैठा अखबार पढ़ रहा था, जब अचानक, डिड यू सी अ टीनेज बॉय? ही इज वेयरिंग एन ओल्ड कोट। एक सख्त, तीखी आवाज पूरे कैरेज में गूंज गई। क्लाइन ने सिर नहीं उठाया, बस आंखों के कोने से उस आदमी को देखा। पतला शरीर, कठोर बनावट, धूप में जली हुई त्वचा। उसकी आंखें लोअन किंगडम के आम लोगों से काफी अंदर धंसी हुई थी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, हाईलैंडर या फिर मिक्स्ड ब्लड। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बीच हॉर्नेसेस माउंटेन रेंज के पास एक ऊंचा इलाका है, गर्म, सूखा, कठोर। वहीं से आते हैं ये हाईलैंडर्स। कभी ये लोग तीनों देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द थे, लेकिन गन पाउडर और मॉडर्न वॉरफेयर के बाद उन्हें रियलिटी माननी पड़ी। अब उनमें से कई बैकलैंड, ट्रायर और दूसरे बड़े शहरों में रहते हैं। कुछ मजदूर, कुछ गैंग्स के लोग। डर उनकी वोकैब्युलरी में कभी रहा ही नहीं। कंडक्टर, जो अभी 20-22 का था, उस आवाज से थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से 3rd क्लास कैरेज की तरफ इशारा किया। वो उधर गया। उसने कहा, काले कोट और हफ टॉप हैट पहना वो आदमी सिर हिलाकर अपने साथियों के साथ तेजी से 3rd क्लास की ओर बढ़ गया। आसपास बैठे पैसेंजर्स बिल्कुल इंडिफरेंट थे। क्लाइन ने अखबार के पीछे से सोचा, अगर मैं वो लड़का होता तो अब तक उतर चुका होता। तभी ट्रेन की सीटी बजी, दरवाजे बंद हुए। स्टीम मेट्रो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। अचानक क्लाइन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सिर उठाया। 2nd क्लास कैरेज के दरवाजे से
वही टीनेज बॉय धीरे धीरे अंदर आ रहा था। पुराना कोट, राउंड टॉप हैट, रैगेड बैग, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में थकान साफ थी। लाल आंखें, स्थिर और गंभीर। क्लाइन थोड़ा चौंका। इंटरेस्टिंग, थर्ड क्लास से उतरकर, पूरी मेट्रो घुमाकर, फर्स्ट क्लास के रास्ते वापस आया। शायद उसे लगा स्टेशन पर भी लोग इंतजार कर रहे होंगे। इतनी कम उम्र में इतनी सावधानी, ये लड़का कई 20 साल वालों से ज्यादा मैच्योर था। क्लाइन ने हल्के से अपनी बाई दाढ़ क्लिक की और स्पिरिट विजन एक्टिवेट की। लड़के के चारों ओर थकान, तनाव, लेकिन दिमाग साफ। काम थिंकिंग की नीली आभा। क्लाइन मन ही मन बोला, इंप्रेसिव। इतनी कम उम्र में लड़का ये नहीं जानता था कि एक बियॉन्डा उसे देख चुका है। वो चुपचाप फिर से थर्ड क्लास की ओर चला गया। बाकी यात्रा शांत रही। करीब 20 मिनट बाद क्लाइन चरवुड बरो के एक स्टेशन पर उतर गया। उसने बाहर निकलकर एक रेंटेड कैरेज ली। 10 मिनट की राइड के बाद गाड़ी मिन्स्क स्ट्रीट पर रुकी। ये इलाका न बहुत अमीर था न बहुत गरीब। भीड़ में छुपने के लिए परफेक्ट। मैप देखते हुए वो यूनिट 17 के सामने पहुंचा, जो यूनिट 15 के ठीक बगल में था। उसने बेल दबाई। कुकू कुकू। घर के अंदर से एक मैकेनिकल आवाज आई। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा मैकेनिकल बर्ड बाहर निकला। गियर और मेटल पार्ट से बना, हथेली जितना बड़ा। वो सिर हिलाता रहा और कुकू की आवाज निकालता रहा। क्लाइन ने सोचा, टॉय ठीक है, बस फिनिशिंग थोड़ी कमजोर है। कुछ सेकंड बाद भारी काला दरवाजा खुला। सामने एक यंग मेड खड़ी थी, सफेद काले यूनिफॉर्म में। मैं आई हेल्प यू? मैं मिस समर से मिलने आया हूं। क्लाइन ने कहा, घर किराए पर लेने के बारे में। प्लीज वेट, मेड बोली और अंदर चली गई। कुछ ही देर में वो वापस आई और क्लाइन को अंदर बुलाया। कोट और हैट उतरे, लगेज फॉयर में रखा गया। अंदर आते ही गर्म हवा का एहसास हुआ। फायरप्लेस में रेड स्मोकलेस चारकोल जल रहा था। लिविंग रूम बड़ा था। कारपेट्स, ऑयल पेंटिंग्स, सब कुछ सलीके से। मैडम, गेस्ट आ गए हैं। पीली ड्रेस में मिस समर खड़ी थी। ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें, उम्र 30 के आसपास। हाथ में सिल्वर इनलेड रॉयल फैन। गुड इवनिंग। क्लाइन ने बो किया। गुड इवनिंग। मिस समर ने कहा, कॉफी या टी? टी प्लीज। जूलियन, मार्कीज ब्लैक टी। किचन से आती खुशबू और दीवारों में पाइप्स। क्लाइन की नजर खींच लाए। ये मेरे हस्बैंड का डिजाइन है, मिस समर ने मुस्कुराकर कहा। वो कॉम कंपनी में मैनेजर है और मशीनरी के शौकीन। क्लाइन ने मुस्कान बनाए रखी। मिस समर, मैं यूनिट 15 रेंट पर लेना चाहता हूं। पहले कुछ बातें साफ कर दूं। उन्होंने कहा, यूनिट 15 में ये फैंसी चीजें नहीं हैं। फिर उन्होंने बताया कि घर पहले उनकी एल्डर सिस्टर का था और बिजनेस फेलियर के बाद उन्हें सदर्न कॉन्टिनेंट जाना पड़ा। बलम में प्लांटेशन है, लेकिन बच्चों के लिए वहां अच्छे स्कूल्स नहीं, बैकलैंड से बेहतर जगह नहीं। क्लाइन ने सहमति में कहा, रेंट 18 सोली पर वीक। मिस समर बोली, डिपॉजिट 50 पाउंड्स। क्लाइन मुस्कुराया, मैं हाफ ईयर का ही दे सकता हूं। 25 पाउंड्स। थोड़ा सोचने के बाद मिस समर मान गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, पैसा दिया गया। बैकलैंड में जॉब ढूंढ रहे हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, उन्होंने खर्चों का हिसाब समझाया। क्लाइन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद मिस्टर समर आए। डिनर का ऑफर हुआ। क्लाइन ने विनम्रता से मना किया। जूलियन ने उसे यूनिट 15 दिखाया। घर बड़ा था, खुला था, शांत था। रात को क्लाइन अकेला बैठा। घर मिल गया था, अब जॉब चाहिए थी। ऐसी जॉब जो पैसे भी दे और आजादी भी। काफी सोचने के बाद एक ही रास्ता बचा, प्राइवेट डिटेक्टिव। और इसी वजह से उसने नया नाम चुना था, शर्लॉक मोरियर्टी। और यही चैप्टर 215 समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में टीनेज बॉय का रहस्य गहराया। क्लाइन ने बैकलैंड में अपना घर लिया और अपनी नई पहचान शर्लॉक मोरियर्टी को पूरी तरह अपनाया। यह है चैप्टर 216, द सेम ओल्ड गैदरिंग।
बैकलैंड की पहली सुबह ठंडी थी, हवा में नमी थी और हल्की सी धुंध फैली हुई थी, जिससे ज्यादा दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 15 मिन्स्क स्ट्रीट के घर में क्लाइन ने अपनी आंखें खोली। ये बैकलैंड में उसकी पहली सुबह थी। नाश्ता बहुत सादा था, 1 लीटर सस्ती चाय जिसकी कीमत सिर्फ 1 पेनी थी और 2 ब्रेड के टुकड़े जिनके बीच लगा मक्खन स्वाद से ज्यादा आदत जैसा लग रहा था। क्लाइन ने बिना ज्यादा सोचे नाश्ता पूरा किया। उसे पता था कि बैकलैंड में शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ती है। सुबह भर वो काफी व्यस्त रहा। सबसे पहला काम था बैकलैंड बुलेटिन जाना, जो चरवुड बरो में था। वही उसने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया, पूरे 1 महीने के लिए। इस पर पूरे 30 पाउंड खर्च हुए। मंगलवार से बैकलैंड बुलेटिन के नियमित पाठकों को 7वें और 8वें पन्ने के बीच एक छोटा सा इश्तेहार दिखाई देगा। शर्लॉक मोरियर्टी, हर तरह की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में माहिर, उचित दाम, पूरी गोपनीयता, पता 15 मिन्स्क स्ट्रीट, चरवुड बरो। क्लाइन ने टसक टाइम्स या बैकलैंड डेली ट्रिब्यून जैसे बड़े अखबार जानबूझकर नहीं चुने। उनकी पहुंच पूरे लोअन किंगडम तक थी और फिलहाल उसका काम सिर्फ बैकलैंड तक सीमित था। उसे शोहरत भी नहीं चाहिए थी। इसीलिए बैकलैंड बुलेटिन, जो स्थानीय था और जिसकी फीस कम थी, उसकी पहली पसंद बना। अखबार के दफ्तर से निकलने के बाद क्लाइन ने नक्शा निकाला और दुकानों की ओर चल पड़ा। हर्बल स्टोर्स, फ्लावर शॉप्स, ज्वेलरी स्टोर्स, एक्सेसरी शॉप्स। वो रिचुअल की तैयारी के लिए चीजें खरीद रहा था। जब चीजों में स्पिरिचुअलिटी सीधे शामिल नहीं होती, तो मिस्टिसिज्म का ज्यादातर सामान आम दुकानों से मिल जाता है। बस परेशानी ये थी कि सब कुछ एक ही जगह नहीं मिलता। इन सब में उसे कई दुकानों के चक्कर लगाने पड़े और खर्च हुए 5 पाउंड। उसने हिसाब लगाया, 200 पाउंड से शुरू किया था। अब रकम 100 से नीचे आ चुकी थी। हाथ में बचे थे 92 पाउंड। क्लाइन ने हल्की सी सांस ली और मन ही मन कहा, पैसा खर्च करना पानी पीने जितना आसान है। पास ही एक छोटा सा कैफेटेरिया था। क्लाइन ने वहां ब्लैक पेपर स्टेक मंगवाया 8 पेंस में। दोपहर 1 बजे के आसपास वो वापस 15 मिन्स्क स्ट्रीट लौटा। बिना आराम किए वो सीधे काम में लग गया। उसने स्लम्बर फ्लावर, ड्रैगन ब्लड ग्रास, डार्क रेड सैंडलवुड और मिंट पाउडर मिलाकर होली नाइट पाउडर तैयार किया। ये पाउडर स्पिरिचुअलिटी वॉल बनाने के लिए जरूरी था। जब तक उसके पास असली सिल्वर रिचुअल डैगर नहीं आती, उसे इसी तरीके से काम चलाना था। क्लाइन ने अंदाजा लगाया कि शायद उसे सीक्वेंस 7 तक एडवांस करना पड़ेगा, तभी ये रिस्ट्रिक्शन हटेगी। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, अच्छा है, मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन और द सन, किसी ने भी लीव नहीं ली है। आज गैदरिंग समय पर होगी। उसके मन में सवाल उठे, आज मिस्टर हैंगमैन क्या लाएगा? रोजेल की डायरी के कितने पेजेस? उसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव बनना सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये उसे अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका देता था। धीरे धीरे बैकलैंड के बियॉन्ड सर्कल तक पहुंचने का रास्ता। शायद किस्मत अच्छी रही तो सीक्वेंस 7 का फॉर्मूला भी यहीं से मिल जाए। जहां तक इन जैंगविल की बात थी, क्लाइन ने फिलहाल उसे ढूंढने का फैसला नहीं किया। जरूरत पड़ी तो वो चर्च ऑफ एवनाइट को अनोनिमसली सूचना दे सकता था। प्राइवेट डिटेक्टिव की कमाई ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास जिंदगी चला सकती थी। अगर पोशन फॉर्मूला और बियॉन्ड मटीरियल्स खरीदने थे, तो या तो मिस जस्टिस पर भरोसा करना पड़ेगा या फिर बचे हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 92 पाउंड को वो अभी छू नहीं सकता था। ये सोचकर क्लाइन अचानक उठ बैठा। वो नीचे आया और वे सारे अखबार पढ़ने लगा जो रास्ते में उसने खरीदे थे। इन अखबारों में अक्सर नए इन्वेंशंस, इन्वेस्टमेंट्स और जॉइंट बिजनेस की खबरें होती थी। अर्थ की जानकारी और इस दौर की समझ से क्लाइन ने प्रोजेक्ट्स को ध्यान से देखा, लेकिन आज कोई भी भरोसेमंद नहीं लगा। 3 बजे से 15 मिनट पहले क्लाइन वापस अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे। होली नाइट पाउडर से स्पिरिचुअलिटी वॉल बनाई। फिर उसने 4 कदम उल्टी दिशा में लिए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वो ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा।
मिस्टर फूल के रूप में उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी फैलाकर द सन के क्रिम्सन स्टार को छुआ, जैसे किसी प्रेयर का जवाब दे रहा हो। क्लाइन के मन से एक आन निकली, मेरी नई जिंदगी में यही एक चीज है जो बदली नहीं है। सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर एक आधी गिरी हुई धूसर काली मीनार के पास गश्ती दल के 9 सदस्य आग के चारों ओर बैठे थे। पिछले कुछ दिनों के अनुभवों पर बात चल रही थी। कुछ लोग चारों तरफ पहरा दे रहे थे, क्योंकि अंधेरे से कभी भी हमला हो सकता था। सिटी ऑफ सिल्वर के बियॉन्डर्स ने उन्हें एक ही सबक सिखाया था, कभी भी गार्ड डाउन मत करना। राक्षस अंधेरे में बिल्कुल पीछे हो सकते हैं। उस रात बिजली कम चमक रही थी, आग जलाए रखना जरूरी था। डेरिक बर्ग चुपचाप बैठा सुन रहा था। वे एक ऐसे ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर की बात कर रहे थे जिसके पूरे शरीर पर आंखें थी। उसे मारने की कीमत भारी पड़ी थी। 5 घायल और 2 गंभीर रूप से। अचानक डेरिक की नजर धुंधली हो गई। उसे लगा जैसे ग्रे फॉग ने उसे घेर लिया हो। एक बहुत दूर की जगह पर, ग्रे फॉग के भीतर, एक पुरानी ऊंची कुर्सी पर बैठा धुंधला सा अस्तित्व उसे देख रहा था। गैदरिंग की तैयारी करो, मिस्टर फूल की आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन उसके साथ बैठे किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। कुछ सेकंड बाद डेरिक आग के किनारे गया, टूटी दीवार से टेक लगाई और सोने का नाटक करने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर वो सावधान रहा तो दूसरों की नजरों में रहते हुए भी टैरेट क्लब की गैदरिंग अटेंड कर सकता है। बैकलैंड एम्प्रेस बरो। ऑड्री थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में लौट आई। वो इधर उधर टहल नहीं रही थी, बस चुपचाप बिस्तर पर बैठी मिस्टर फूल के समन का इंतजार कर रही थी। उसके पिता दूसरे एमपीज के साथ बिल पर चर्चा में व्यस्त थे। बियॉन्ड द गार्ड भी हर वक्त पीछा नहीं कर रहा था। 2 हफ्तों बाद जिंदगी नॉर्मल लग रही है, ऑड्री ने मन ही मन सोचा। मिस्टर हैंग्ड मैन ने रेनबो सैलमेंडर का पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार कर लिया होगा। वो सीक्वेंस 8 के बहुत करीब थी। ये एक्साइटमेंट 30,000 पाउंड्स के बाउंटी से भी बड़ी थी। तभी क्रिम्सन लहरें उठीं और उसे अपने साथ ले गई। समुद्र पर एल्जर, एक पुराने जहाज पर। एल्जर विल्सन ने कैप्टन कैबिन का दरवाजा बंद किया। वो सेक्सटेंट और शिप लॉग्स के पास बैठा था और सामने रखे रोजेल डायरी के पेजेस याद कर रहा था। सीफेरर पोर्शन डाइजेस्ट होने के बाद वो एडवांस कर सकेगा। हालांकि इससे ये भी जाहिर हो जाएगा कि वो एक्टिंग मेथड जानता है। फायदे भी थे, नुकसान भी। उसी पल मिस्टर फूल का सम्मन महसूस हुआ। उसके दिमाग में किलैंगोस का चेहरा उभरा, गलता हुआ मांस, उतरती हुई खाल। एल्जर ने सिर झुका लिया और क्रिम्सन लहरों को स्वीकार कर लिया। टैरेट क्लब गैदरिंग। ग्रे फॉग के ऊपर, विशाल महल के भीतर, मिस्टर फूल ने स्पिरिट विजन से जस्टिस, द हैंगमैन और द सन को देखा। सब ठीक थे। ऑड्री बोलने ही वाली थी कि मिस्टर हैंग्ड मैन ने इशारा किया और पहले बोल पड़ा, मिस्टर फूल, इस बार मुझे रोजेल की डायरी के 19 पेजेस मिले हैं। किलैंगोस को खत्म करने में आपके ब्लेस्ड की मदद के लिए धन्यवाद। ये डायरी पेजेस मेरी तरफ से कॉम्पेंसेशन है। 19 पेजेस बुरा नहीं, मिस्टर फूल ने शांत स्वर में कहा। यह समान मूल्य का सिद्धांत है। ऑड्री अंदर ही अंदर और ज्यादा प्रभावित हो गई। एल्जर ने सम्मान से कहा, मेरी मेमोरी लिमिट 6 पेजेस की है, मैं इन्हें अलग अलग बार में दूंगा। नो प्रॉब्लम। जल्द ही 6 पेजेस मिस्टर फूल के सामने आ गए। सब इंतजार करने लगे। क्लाइन ने पहला पन्ना पढ़ा। 16 दिसंबर, तूफान में फंसे उस व्यक्ति से संपर्क हुआ। उसने खुद को मिस्टर डोर कहा। मिस्टर डोर, 4th ईपॉक। एक और बड़ा रहस्य, और यही चैप्टर 216 द सेम ओल्ड गैदरिंग समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्लाइन ने बैकलैंड में डिटेक्टिव काम की तैयारी पूरी की। टैरेट क्लब की गैदरिंग हुई। सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक को मिस्टर फूल का सम्मन मिला। ऑड्री सीक्वेंस 8 के करीब पहुंची। एल्जर रोजेल की डायरी के पेजेस लाया और मिस्टर डोर तथा 4th ईपॉक का रहस्य सामने आया। यह है चैप्टर 217 मिस्टर डोर्स डिस्क्रिप्शन। ग्रे फॉग के ऊपर, ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे हुए क्लाइन यानी मिस्टर फूल रोसेल की डायरी के पन्नों को ध्यान से देख रहा था। मिस्टर डोर,
नाम पढ़ते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नाम रखने का तरीका कुछ कुछ मेरे जैसा ही है। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ उठे। इस व्यक्ति का असली नाम क्या था? किस सीक्वेंस का बियॉन्ड था? या फिर जैसा रोसेल ने अंदाजा लगाया था, क्या यह भी उन इविल गॉड्स या डेविल्स में से एक था? क्लाइन के चेहरे पर हल्की हंसी आई, थोड़ी व्यंग्य भरी, थोड़ी खुद पर, लेकिन अंदर ही अंदर वो फोर्थ ईपॉक की हिस्ट्री को लेकर सच में उत्सुक था। फोर्थ ईपॉक और 4 एम्परर्स डायरी में लिखा था। फोर्थ ईपॉक में सबसे मशहूर घटना थी वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स। अब तक चर्चों से जो जानकारी मिली थी वो बहुत अधूरी थी, जैसे सालोमन एम्पायर का ब्लैक एम्परर। लेकिन मिस्टर डोर ने जो बताया वो बिल्कुल अलग था। उसने साफ लिखा था, ब्लैक एम्परर, सालोमन एम्पायर, ब्लड एम्परर, टुडोर डायनेस्टी, नाइट एम्परर, ट्रांसवेस्ट एम्पायर और चौथा अंडरवर्ल्ड का एम्परर, जिसे सदर्न कॉन्टिनेंट में डेथ कहा जाता था। यह पढ़कर क्लाइन थोड़ा सीधा बैठ गया। मतलब ये कि तीनों एम्पायर एक ही समय पर मौजूद थे। ये बात मौजूदा इतिहास की किताबों को पूरी तरह उलट देती थी। वॉर का नतीजा मिस्टर डोर के अनुसार इस युद्ध में ब्लैक एम्परर गिर गया, ब्लड एम्परर गिर गया, नाइट एम्परर भी गिर गया, लेकिन डेथ उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर डोर ने एक और बात लिखी थी जो और भी डरावनी थी। 100 साल से ज्यादा समय तक अपनी पाव को डाइजेस्ट करने के बाद डेथ पागल हो गया, लेकिन और भी ताकतवर भी, डेटी का पागल होना। क्लाइन के मन में एक सिहरन दौड़ गई। एक डेटी पागल हो सकता है? यह सिर्फ डरावना नहीं था, यह सोच ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इसका मतलब था 5th ईपॉक से पहले डेटीज सीधे दुनिया में उतरते थे। वे सिर्फ सिंबल्स नहीं थे, वे खुद मौजूद थे। डेथ ने बाद में प्रिमोर्डियल डेमोनिस के साथ मिलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर पेल डिजास्टर ला दिया। मिस्टर डोर ने यह सब खुद नहीं देखा था, लेकिन हर महीने जब वो रियल वर्ल्ड के करीब आता तो ऐसी बातें सुनता था। और भी सवाल जिनके जवाब नहीं मिले। क्लाइन ने डायरी में आगे पढ़ा। रोसेल ने मिस्टर डोर से पूछा था, क्या तुम वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स में शामिल थे? किस भूमिका में? उस समय 7 डेटीज क्या कर रही थी? लेकिन मिस्टर डोर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस मजाकिया लहजे में कहा, 4th ईपॉक में पावरफुल फिगर्स की संख्या तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। 2 नियम, 2 लॉज। इसके बाद मिस्टर डोर ने 2 बहुत अहम नियम बताए। लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, लॉ ऑफ सिमिलर सीक्वेंस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्जर्वेशन। ये बातें क्लाइन ने पहले भी सुनी थी, कैप्टन डन स्मिथ से और कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की जानकारी से। इसका मतलब साफ था, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ना बढ़ती है ना घटती है। अगर किसी पाथवे में ज्यादा हाई सीक्वेंस बियॉन्डस है तो लो सीक्वेंस अपने आप कम हो जाते हैं, और उल्टा भी। एक डरावना अंदाजा। क्लाइन के दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या इसका मतलब यह है कि कहीं कोई ऐसा गॉड तो नहीं जिसने सभी डेटीज को बनाया, जो सब कुछ जानता है और सब कुछ उसी से शुरू हुआ? यह डायरी अब तक की सबसे लंबी डायरी थी। 2 पूरे पन्ने, जानकारी बहुत ज्यादा थी। इतनी के क्लाइन को खुद पर काबू रखना पड़ा। इतिहास की पूरी तस्वीर बदल गई। एक हिस्ट्री स्टूडेंट के तौर पर क्लाइन हमेशा यही मानता आया था कि सालोमन एम्पायर, टुडोर डायनेस्टी, ट्रांसवेस्ट एम्पायर एक के बाद एक आए, लेकिन यहां साफ लिखा था तीनों साथ साथ थे। अगर यह सच था तो 4th ईपॉक पर की गई ज्यादातर रिसर्च गलत थी। क्लाइन को ओरिजिनल क्लेन याद आया, जिसे आर्कियोलॉजी और 4th ईपॉक से बहुत लगाव था। आज मैंने उसकी एक इच्छा पूरी कर दी। उसने मन ही मन कहा, डेथ और मैडनेस। क्या वॉर के समय डेथ पहले ही डेटी था? मिस्टर डोर की बातें पूरी तरह क्लियर नहीं थी, लेकिन इतना साफ था, वॉर से फायदा उठाकर डेथ ने अपनी लिमिट तोड़ी, और उसी के साथ वो पागल भी हो गया। एक डेटी का पागल होना सिर्फ कल्पना करना ही डरावना था। इविल गॉड्स का मतलब? क्लाइन के दिमाग में एक और सवाल उठा,
क्या इविल गॉड्स असल में पागल ऑर्थोडॉक्स डेटीज हैं? अगर ऐसा है तो क्या एक दिन दुनिया में सिर्फ इविल गॉड्स ही बचेंगे? क्या एंड ऑफ डेज को रोका ही नहीं जा सकता? क्लाइन ने हल्की मुस्कान से अपने मन की गंभीरता छुपा ली, लेकिन भविष्य उसे गहरे भूरे रंग में डूबा हुआ लग रहा था। ब्लैक एम्परर पर नया नजरिया। अब क्लाइन ब्लैक एम्परर, ब्लड एम्परर और नाइट एम्परर को और ज्यादा ऊंचा आंकने लगा। शायद सीक्वेंस 1 किसी पाथवे की सबसे ऊंची लिमिट होती है। इससे यह भी समझ आता है कि ब्लैक एम्परर सैकड़ों साल तक कैसे जिंदा रह सकता था। शायद वो हमेशा एक ही ब्लैक एम्परर था, या फिर उसी पाथवे के सीक्वेंस 1 को ब्लैक एम्परर कहा जाता था। मिस्टर डोर कौन था? फोर्थ ईपॉक के इतिहास में मिस्टर डोर कौन था, रोसेल ने कभी साफ नहीं बताया। उसके एक्सपेरिमेंट्स और एक्सीडेंट्स सब अधूरे थे, इसीलिए क्लाइन के लिए उससे इस बात करना नामुमकिन था। और भी स्पेक्यूलेशन। इन 2 लॉज से कई अजीब कंक्लूजन्स निकलते थे, जैसे अगर 7 चर्चेस के पास इतने ज्यादा होली आर्टिफैक्ट्स और हाई सीक्वेंस बियॉन्ड अस है, तो लो सीक्वेंस इतने ज्यादा क्यों हैं? क्या ये डेटीज का एक्स्ट्रा गिफ्ट है, या क्या एवनाइट की पुरानी नेशन की तबाही कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्जर्वेशन की वजह से हुई? ये सब सोचकर क्लाइन को एहसास हुआ, फोर्थ ईपॉक को ईपॉक ऑफ द गॉड्स क्यों कहा जाता है? डायरी का टोन बदलता है। आगे के 4 पन्नों में मिस्टर डोर का जिक्र नहीं था। क्लाइन ने खुद को संभाला। उसकी क्लाउन एबिलिटी उसकी इमोशंस को छुपा रही थी। ग्रे फॉग की वजह से ऑड्री भी कुछ नहीं समझ पाई। रोजेल की शिकायतें। तीसरे पन्ने में रोसेल की वही पुरानी स्टाइल वापस आ गई। वो 7th पाथवे को गाली दे रहा था। सीक्वेंस 9 7th, मेमोरी और स्किल्स। सीक्वेंस 8 आर्कियोलॉजिस्ट, थोड़ी बॉडी स्ट्रेंथ, थोड़ा एंशिएंट नॉलेज। सीक्वेंस 7 अप्रेजर, मिस्टिकल आइटम्स पहचानना। सीक्वेंस 6 आर्टिसन, मशीनरी बनाना। कॉम्बैट पावर बहुत कम। काश मिस्ट्री प्रिया पाथवे मिल जाता, रोसेल ने लिखा था। फिर आखिर में सीक्वेंस 5 एस्ट्रोमैंसर, मॉडर्न नेम एस्ट्रोनॉमर। क्या मैं एक पागल साइंटिस्ट बन जाऊंगा? रोसेल ने मजाक किया। क्लाइन के होंठ हिल गए। एक और डायरी एंट्री, एक और तारीख। राज्य की हालत खराब, युद्ध, कर्ज, असंतोष। रोसेल ने इसे मौका कहा। पहले केओस, फिर खुद को प्रोटेक्टर बनाकर सामने आना। कॉन्सल रोजेल गुस्ताव, उसे ये नाम पसंद था। और यही चैप्टर 217 मिस्टर डोर्स डिस्क्रिप्शन समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में मिस्टर डोर द्वारा बताए गए 4th ईपॉक और वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स का विवरण सामने आया। डेथ के पागल डेटी बनने की जानकारी मिली। बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 नियम बताए गए। इतिहास की पुरानी समझ पूरी तरह बदल गई और रोजेल की डायरी से 7th पाथवे व उसकी भविष्य की योजनाओं का खुलासा हुआ। यह है चैप्टर 218 फ्री जनरल नॉलेज। ग्रे फॉग के ऊपर लंबी कांस्य की मेज के सामने ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे हुए मिस्टर फूल यानी क्लाइन रोसेल की डायरी के नए पन्नों को पढ़ रहा था। डायरी की तारीख थी 3 जून। रोसेल की योजना और केओस। रोसेल ने लिखा था, एडवर्ड्स और बाकी लोगों से बात करने के बाद उसने चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन से कोई समझौता करने का विचार छोड़ दिया। अगर ऐसा करता तो उसकी असली मंशा सामने आ जाती और तब सौरोन फैमिली और उन्हें सपोर्ट करने वाले एंशिएंट नोबल्स सीधे एक्शन ले सकते थे। यह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। रोसेल ने साफ लिखा, सब कुछ केओस में गिरना चाहिए, पूरा केओस, सिर्फ केओस में ही मुझे मौका मिलेगा। जब सौरोन फैमिली हालात संभाल नहीं पाएगी तभी चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन मजबूरी में मुझे मानेगी। लेकिन सवाल यह था, मैं खुद को कैसे छुपाऊं ताकि कोई मुझे नोटिस न करे। ग्रिम की मौत और सीक्रेट ऑर्डर। डायरी में एक लाइन थी जिसे पढ़कर क्लाइन रुक गया। ग्रिम मर चुका था। सी ऑफ फॉग में रोसेल ने लिखा था, ग्रिम हम सब में सबसे स्मार्ट था। क्लाइन को पहले की डायरी याद आ गई। वहां लिखा था कि इस हॉर्समैन में कुछ गड़बड़ थी। सी ऑफ फॉग, वो छोटा आइलैंड
जहां अजीब बीइंग्स मिले थे। वो डिस्कवरी जितनी लकी थी उतनी ही डेंजरस भी। जरतुल का नाम। फिर एक और लाइन। 4 जून, सीक्रेट ऑर्डर का जरतुल अचानक डिस्गाइज में मिलने आया। यहीं पर डायरी रुक गई। अगले 2 पन्नों में इसका कोई जिक्र नहीं था। क्लाइन को अजीब सी चिड़चिड़ाहट हुई। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मोमेंट, और आगे कुछ नहीं। इतिहास और सच्चाई। इन 3 पन्नों में डिटेल कम थी, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। क्लाइन को 1173 की इंटिस रिबेलियन याद आ गई। इतिहास की किताबों में सब कुछ साफ लिखा है। रोजेल ने रिबेलियन दबाई, रिपब्लिक बनी, वो कौंसल बना। अगले 19 सालों में कानून बदले, इन्वेंशंस को सपोर्ट मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज हुआ, उत्तर और दक्षिण में युद्ध हुए, लैंडबर्ग, मसीन, सिगार, सब प्रोटेक्टरेट्स बने। और फिर 1192 में रिपब्लिक एम्पायर, रोजेल बना सीजर। 6 साल बाद व्हाइट मेपल पैलेस में उसकी मौत। क्लेन का शक। क्लाइन को यकीन नहीं हुआ कि रोजेल की मौत इतनी सिंपल थी। इतना बड़ा बदलाव, इतनी पावर, इतनी राजनीति, इसके पीछे बियॉन्डस की लड़ाई जरूर रही होगी। इतिहास की किताबें ये सब नहीं बताती। डायरी के बाकी पन्ने, 5वां पन्ना ज्यादा काम का नहीं था। वाइन पीने के बाद की बातें, पुराना प्यार, कार्ड्स खेलने की एडिक्शन। 6ठा पन्ना फिर से नॉर्मल लाइफ के बारे में था। लेकिन आखिरी लाइन ने क्लाइन की आंखें चमका दी। 8 अप्रैल, सीक्रेट ऑर्डर की जांच करवानी होगी। मैं फिर से पैसिव नहीं रह सकता। मैं जरतुल को मुझे कंट्रोल नहीं करने दूंगा। टैरेट क्लब की मेज पर डायरी नीचे रखकर क्लाइन ने मेज पर अपनी उंगली से हल्का सा टैप किया। उसकी नजर ऑड्री, हैंग्ड मैन और फिर सन पर गई। उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी। रोसेल ने लिखा था, गॉड हु क्रिएटेड ऑल डेटीज, omnipotent and omniscient God। ये बात सिटी ऑफ सिल्वर की बिलीफ से काफी मिलती जुलती थी। ये जानकारी रोसेल को कहां से मिली? मिस्टर फूल बोलता है। क्लाइन ने शांत आवाज में कहा, रोसेल की डायरी में कुछ हिडन हिस्ट्री है और कुछ सिंपल जनरल नॉलेज भी। मुझे लगा ये आप सबको पता होना चाहिए। ऑड्री का दिल तेज धड़कने लगा। मिस्टर फूल खुद डायरी की बातें बता रहे हैं। हैंग्ड मैन सीधा बैठ गया। सन चुपचाप सुन रहा था। ऑड्री ने जल्दी से कहा, मिस्टर फूल, अगर ये जानकारी कीमती है तो मैं पे करने को तैयार हूं। क्लाइन मुस्कुराया, जरूरत नहीं, ये फ्री जनरल नॉलेज है। पहला नियम, मिस्टर फूल ने कहा, लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जाती है। ऑड्री ने ये लाइन दिमाग में दोहराई। सन और हैंगमैन शांत थे, मतलब वे पहले से जानते थे मौत और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइन आगे बोला, जब कोई रैम्पेज मरता है तो बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे रह जाती है। वो मेन इंग्रेडिएंट भी हो सकती है या सील्ड आर्टिफैक्ट भी। एक नॉर्मल बियॉन्ड की मौत भी ऐसा ही रिजल्ट देती है। ये आइटम एक इनकम्प्लीट पोर्शन जैसा होता है। ऑड्री का दिल बैठ गया। मतलब पाथवे कभी खत्म नहीं होती। ये दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा डार्क थी। ऑड्री का मन, पहले वो मिस्टिसिज्म को खूबसूरत समझती थी, अब उसे उसके पीछे की ठंडक दिख रही थी। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर ये रास्ता चुना है तो डर कर रुक नहीं सकती। दूसरा नियम, मिस्टर फूल ने कहा, दूसरा नियम है लॉ ऑफ सिमिलर सीक्वेंस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्जर्वेशन। हैंग्ड मैन ने पोस्चर बदला। सन और ऑड्री समझने की कोशिश कर रहे थे। एल्जर से रहा नहीं गया। सिमिलर सीक्वेंस क्यों? मिस्टर फूल का जवाब। क्लाइन मुस्कुराया, उसका जवाब फ्री नहीं है। बताओ, तुम क्या पे करना चाहते हो? फ्री नॉलेज सबसे महंगी होती है और यही चैप्टर 218 फ्री जनरल नॉलेज समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में रोजेल की रिबेलियन से पहले की प्लानिंग, सीक्रेट ऑर्डर और जरतुल का जिक्र, ग्रिम की मौत और टैरेट क्लब में मिस्टर फूल द्वारा बियॉन्ड द वर्ल्ड के 2 सबसे अहम नियम, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी और कॉन्जर्वेशन,
सबके सामने रखे गए, जिससे मिस्टिसिज्म की असली डार्क रियलिटी सामने आई। यह है चैप्टर 219, एक्सप्लेनेशन। ग्रे फॉग के ऊपर लंबी कांस्य की मेज के चारों ओर टैरेट क्लब के सदस्य शांत बैठे थे। मिस्टर फूल की कही हुई सिंपल जनरल नॉलेज अब सबके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन सच ये था कि वो नॉलेज सिंपल नहीं थी। हैंग्ड मैन की उलझन, अगर मिस्टर फूल सिर्फ इतना कह देते कि डायरी में सिंपल जनरल नॉलेज है, तो शायद हैंग्ड मैन कभी पेमेंट के बारे में सोचता भी नहीं। एक तो क्यूरियोसिटी कम हो जाती, दूसरा उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं वह किसी देवता या दानव जैसा सौदा न कर बैठे। लेकिन अब उसे नॉलेज मिल चुकी थी और वो उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। यही सबसे डेंजरस स्थिति होती है, थोड़ा समझ आना लेकिन पूरा नहीं। आखिरकार वो झुका और बोला, मिस्टर फूल, इस एक्सप्लेनेशन के बदले आप क्या पेमेंट चाहते हैं? ऑड्री और सन की प्रतिक्रिया। ऑड्री ने हल्के से सिर हिलाया, बार बार वो भी यही पूछना चाहती थी। सन यानी डेरेक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। मिस्टर फूल की मांग। क्लाइन हल्के से मुस्कुराया। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। सीक्रेट ऑर्डर के बारे में जानकारी। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। सीक्रेट ऑर्डर का नाम हैंग्ड मैन ने धीरे से दोहराया। सीक्रेट ऑर्डर, वो इस नाम से अनजान नहीं था। पहले वह ऑड्री को कई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता चुका था, लेकिन ऑड्री और सन दोनों के चेहरे पर उलझन थी। ऑड्री ने बस नाम सुना था, सन ने कभी सुना ही नहीं था। क्लेन का अंदाजा। क्लाइन को सन की प्रतिक्रिया से कोई हैरानी नहीं हुई। सिटी ऑफ सिल्वर का इतिहास बहुत पुराना था। सीक्रेट ऑर्डर 4th ईपॉक के बाद बना। ज़रतुल फैमिली भी उसी दौर की थी। सन का इसके बारे में न जानना बिल्कुल नॉर्मल था। हैंग्ड मैन की हामी। कुछ देर की चुप्पी के बाद हैंग्ड मैन बोला, मैं ये रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूं। मैं सीक्रेट ऑर्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा। फिर उसने जोड़ा, क्या मैं पेमेंट एडवांस में कर सकता हूं? एल्जर का शक। हैंग्ड मैन के दिमाग में एक पुराना शक फिर से उठा। मिस्टर फूल शायद पूरी तरह फ्री नहीं है। शायद वह किसी हालत में फंसे हुए हैं और उनके ब्लेस्ड नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स में जो कर रहे हैं वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश है। ये सोचते ही एल्जर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मिस्टर फूल की सहमति। क्लाइन कुर्सी पर पीछे झुका। नो प्रॉब्लम। अगर जानकारी की वैल्यू आंसर से ज्यादा हुई तो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। कितनी वैल्यू होगी ये तय करना मिस्टर फूल का अधिकार था। ऑड्री भी शामिल होती है। ऑड्री की आंखें चमक उठीं। मैं भी इस डील में शामिल होना चाहती हूं। क्लाइन हंसा। जरूर। असल में उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ऑड्री ही थी। बैकलैंड में रहने के कारण उसकी पहुंच कई बियॉन्ड सर्कल्स तक थी। सन की पेशकश। सन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं अपनी सेव्ड पेमेंट इस आंसर के लिए देना चाहता हूं। पहले डील में उसकी पेमेंट बची हुई थी। क्लाइन ने सिर हिलाया। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत। अब मिस्टर फूल ने असली एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। सिमिलर सीक्वेंस का मतलब यह है, कुछ हाई सीक्वेंस बियॉन्ड अस एक पाथवे से दूसरी पाथवे में स्विच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डेथ पाथवे की सीक्वेंस 5। गेटकीपर ये सिर्फ नॉर्मल एडवांस ही नहीं कर सकता, बल्कि जायंट पाथवे की सीक्वेंस 4 डीमन हंटर को भी चूज कर सकता है। इससे लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होता, मैडनेस जमा नहीं होती। ये गलत पोशन लेने जैसा नहीं है। लेकिन अगर सीक्वेंस सिमिलर न हो तो बेस्ट केस भी सेमी मैड स्टेट होती है। ऑड्री की खुशी। एक्सचेंजेबल ऑड्री से निकल गया। उसके लिए यह एक नई दुनिया थी। मतलब फ्यूचर में चॉइस बदल सकती है, जैसे दुकान में दूसरा ऑप्शन मिल जाना। हैंग्ड मैन की समझ। एल्जर को कई पुराने सवालों के जवाब एक साथ मिल गए। अब उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ज्यादा साफ दिखने लगे। ये नॉलेज सच में प्राइसलेस थी। सन का शक। सन थोड़ा निराश हुआ। वो सीक्वेंस बदलना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे सिटी ऑफ सिल्वर का पुराना चीफ याद आया।
वो डीमन हंटर था। उसने मौजोलियम बनाया, अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। शायद वो सिमिलर पाथवे से एडवांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल हो गया। ऑड्री का सवाल। ऑड्री ने हिम्मत करके पूछा, मिस्टर फूल, स्पेक्टेटर पाथवे के साथ कौन सी पाथवेज एक्सचेंजेबल है? फिर धीरे से जोड़ा, मैं पेमेंट देने को तैयार हूं। गोल्ड पाउंड्स, मिस्टर फूल का जवाब। क्लाइन ने थोड़ी देर सोचा। इस सवाल का आंसर सीक्रेट ऑर्डर की जानकारी मिलने के बाद, रेनबो सैलमेंडर की बात। फिर ऑड्री ने हैंग्ड मैन की तरफ देखा। क्या रेनबो सैलमेंडर का कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार है? एल्जर ने सिर हिलाया। हाँ, मिल गया है, लेकिन दूं कैसे? मिस्टर फूल का सुझाव। यहीं पर क्लाइन ने मेज पर हल्का टैप किया और मुस्कुराकर कहा, क्या आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे इस मामले में? और यही चैप्टर 219 एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में मिस्टर फूल ने सिमिलर सीक्वेंस की पूरी एक्सप्लेनेशन दी। सीक्रेट ऑर्डर को पेमेंट के रूप में तय किया गया। ऑड्री और सन भी डील में शामिल हुए और रेनबो सैलमेंडर के मटेरियल को देने के लिए कोऑपरेशन की बात सामने आई। यह है चैप्टर 220 क्लेन्स सैक्रिफिशियल ट्रायल। ग्रे फॉग के ऊपर लंबी कांस्य की मेज के चारों ओर टैरेट क्लब का माहौल थोड़ा बदल चुका था। अभी अभी मिस्टर फूल ने एक नया शब्द बोला था, अटेम्प्ट। ऑड्री की एक्साइटमेंट, अटेम्प्ट। ऑड्री के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन बाहर से वह शांत, सभ्य और एलिगेंट बनी रही। एक स्पेक्टेटर होने के नाते उसे साफ याद था, मिस्टर फूल ने अटेम्प्ट शब्द अब तक सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया था। पहली बार जब उन्हें इस रहस्यमयी जगह में लाया गया, दूसरी बार जब उन्हें ऑनररी नेम दिया गया ताकि वे प्रेयर करने की कोशिश कर सकें, और दोनों बार रिजल्ट शॉकिंग और रियल था। तो इस बार क्या होगा? यह सोचकर ऑड्री का दिल तेज धड़कने लगा। मैं कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, उसने शांति से कहा। हैंग्ड मैन की सावधानी। एल्जर के लिए यह शब्द खुशी नहीं, खतरे की घंटी था। अटेम्प्ट। उसके दिमाग में सवालों की लाइन लग गई। मिस्टर फूल क्या करना चाहते हैं? क्या यह मेरे लिए सेफ है या फिर डेंजरस? उसकी आंखों के सामने वाइस एडमिरल हरिकेन किलैंगोस का तेजी से सड़ता हुआ चेहरा आ गया। अंत में उसने सिर झुकाया। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। सन की उलझन। डेरिक ने जस्टिस और हैंग्ड मैन को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सिंपल अटेम्प्ट शब्द पर ये दोनों इतने सेंसिटिव क्यों हो गए। मिस्टर फूल का आश्वासन। क्लाइन ने कांस्य की मेज पर उंगलियां हल्के से टपकाई। ये अटेम्प्ट आप दोनों के ट्रांजैक्शन को ज्यादा सेफ और आसान बनाएगा और पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगा। फिर उसने हैंग्ड मैन की ओर देखा। क्या तुम्हें वो सैक्रिफिशियल रिचुअल याद है जिसका जिक्र सन ने पहले किया था? सैक्रिफाइस शब्द का डर। एल्जर ने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, मैं ऐसे रिचुअल से परिचित हूं। लेकिन अंदर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। 5th ईपॉक में सैक्रिफाइस शब्द अक्सर इविल गॉड्स और डेविल्स से जुड़ा होता था। एक छोटी सी गलती सीधा अबिस में गिरा सकती थी। क्लेन का प्लान। मिस्टर फूल ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मेरा आइडिया सिंपल है। तुम रिचुअल के जरिए बियॉन्ड द मटीरियल मुझे सैक्रिफाइस करोगे और मैं वही मटीरियल मिस जस्टिस को बिस्टो करूंगा। ऑड्री का शॉक। ये ऐसा भी हो सकता है? ऑड्री कुछ पल के लिए स्टन रह गई। फिर उसे समझ आया, इस मेथड में कोई एड्रेस शेयर नहीं होगा, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। यह सच में डेटी लेवल ट्रांजैक्शन था। उसके दिल में शब्द गूंज उठा, प्रेस मिस्टर फूल। हैंग्ड मैन की कैलकुलेशन। एल्जर और ज्यादा कॉशियस हो गया। ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे क्या करना होगा? रिचुअल की तैयारी। क्लाइन ने दाएं हाथ से हल्का इशारा किया। यह सिर्फ अटेम्प्ट है, सक्सेस गारंटी नहीं। सबसे पहले एक सिंपल ऑल्टर तैयार करो। ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं, बस ये सिंबल ड्रॉ या एंग्रेव करना होगा। ग्रे फॉग में एक सिंबल उभरा, प्यूपलिस आए और मुड़ी तुड़ी मिस्टीरियस लाइंस। वही सिंबल जो फूल की चेयर के पीछे था। क्लेन का असली सोच।
क्लाइन को भरोसा था ये रिचुअल ग्रे फॉग के ऊपर एक टेम्पररी गेट बना सकता है, लेकिन चैनल स्टेबल नहीं होगा, इसलिए सक्सेस मटेरियल्स पर डिपेंड करेगी। अगर फेल हुआ तो कॉस्ट इन्हीं पर जाएगी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, प्रेयर और लैंग्वेज, अगर सिंबल भूल जाओ तो मुझसे प्रेयर करो, मिस्टर फूल ने कहा। ऑड्री खुशी से बोली, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शंस जारी रहीं। हर्ब्स जलाने की जरूरत नहीं, होली ऑयल नहीं, टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस एंशिएंट हर्ब्स या जॉटन में प्रेयर। योर डिवोटेड सर्वेंट प्रेज फॉर योर अटेंशन। आई प्रे फॉर यू टू टेक हिज ऑफरिंग्स। आई प्रे फॉर यू टू ओपन द गेट्स टू योर किंगडम। अगर नॉर्मल स्पिरिचुअल मटीरियल्स फेल हो तो बियॉन्ड द मटीरियल से ट्राई करना। एल्जर का बड़ा शक। एल्जर का शक अब पक्का हो चुका था। मिस्टर फूल किसी रिस्ट्रिक्शन में है। ये अटेम्प्ट्स उन्हें धीरे धीरे बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पावरफुल ब्लेस्ड भी है। तो फिर हमें क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब एल्जर के पास नहीं था। टाइम तय करना, मिस्टर फूल ने पूछा। तुम अटेम्प्ट कब करोगे? एल्जर ने जवाब दिया, गैदरिंग के तुरंत बाद। अगर फेल हुआ तो दूसरे मटेरियल्स ढूंढूंगा, प्रेयर से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑड्री तुरंत समझ गई, अगर एक्स्ट्रा मटेरियल्स चाहिए मैं कॉम्पेंसेट करूंगी। अग्रीमेंट कंप्लीट। मिस्टर फूल ने हल्के से सिर हिलाया। डील कंप्लीट। फिर उसने ऑड्री से कहा, सक्सेस के बाद मैं तुम्हें बिस्टोमेंट रिचुअल बताऊंगा। न्यू मेंबर्स का सवाल। ऑड्री ने मौका देखकर पूछा, क्या मैं 2 नए बियॉन्डर्स को टैरेट क्लब के लिए सजेस्ट कर सकती हूं? एल्जर ने मन ही मन सोचा, जस्टिस अपना ग्रुप बना रही है। क्लाइन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पहले एग्जामिनेशन होगा, उन्हें मेरा नाम इनडायरेक्टली बताओ। गैदरिंग का अंत। कुछ और बातें हुई। फिर सन, हैंगमैन और जस्टिस एक एक करके लौट गए। क्लाइन अकेला रह गया ग्रे फॉग के ऊपर, सैक्रिफाइस का इंतजार करते हुए। और यही चैप्टर 220 क्लेन्स सैक्रिफिशियल ट्रायल समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में मिस्टर फूल ने सैक्रिफिशियल रिचुअल का प्लान बताया। बियॉन्ड द मटीरियल को सैक्रिफाइस और बिस्टो करने की कोशिश तय हुई। सीक्रेट ऑर्डर वाली डील आगे बढ़ी और टैरेट क्लब में नए मेंबर्स लाने की बात शुरू हुई। यह है चैप्टर 221, द टैरेट क्लब एट अ हायर लेवल। सोनिया सी की लहरों पर ब्लू अवेंजर जहाज एक पत्ते की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। लहरें तेज थी, लेकिन जहाज को पलटने का कोई खतरा नहीं था। कैप्टन कैबिन के अंदर एल्जर विल्सन बेचैनी से टहल रहा था। पीछे शेल्फ पर रेड और व्हाइट वाइन की बोतलें सजी थी, लेकिन एल्जर का ध्यान कहीं और था। डिसीशन का पल। आखिरकार उसने दांत भींचे, महोगनी डेस्क के पास लौटा, ब्रास सेक्सटेंट हटाया, कागज और पेन निकाले और मिस्टर फूल द्वारा दिया गया सिंबल ड्रॉ करने लगा। प्यूपलिस आए और मोड़ खाती मिस्टेरियस लाइंस। सीफरर की मेमोरी के कारण सिंबल बिल्कुल सही बना। सैक्रिफिशियल रिचुअल शुरू। ड्रॉर से कैंडल निकाली, ड्यूअलिज्म के हिसाब से ऑल्टर अरेंज किया। सिंबल के ऊपर 2 कैंडल्स, बीच में वो कैंडल जो सैक्रिफाइस करने वाले को दर्शाती थी। डेस्क साफ किया, हथेली में पानी कॉन्डेंस किया और ऑल्टर को पोंछा। फिर सिल्वर डैगर से स्पिरिचुअल सीलिंग वॉल बनाई। सब कुछ रेडी था। एंशिएंट प्रेयर। डिम रोशनी में एल्जर कुछ कदम पीछे हटा, गहरी सांस ली और एंशिएंट हर्म्स में बोला, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, यू आर द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, यू आर द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु wields good luck. Your devoted servant prays for your attention. I pray for you to take his offerings. I pray for you to open the gates to your kingdom. प्रेयर के साथ तेज हवाएं उठीं। स्पिरिचुअल वॉल के अंदर भंवर सा बनने लगा। ये मानव बियॉन्डर्स की सबसे पुरानी सैक्रिफिशियल लैंग्वेज थी। पावरफुल लेकिन रिस्की। मटीरियल सैक्रिफाइस। दर्द ऐसा था जैसे चमड़ी पर चाकू चल रहे हों। एल्जर ने पॉकेट से एक छोटा डार्क ब्राउन बॉटल निकाला, ढक्कन खोला। सेसमी जैसे ग्रैन्यूल्स निकले, मेटालिक चमक के साथ। उसने ग्रैन्यूल्स हवा में उछाल दिए। गेट का खुलना, वुश, हवा और तेज हुई।
लेकिन कंट्रोल में सिल्वर और ब्लैक रंग आपस में घूमने लगे और कैंडल फ्लेम के बीच एक इल्यूजरी डोर फटकर खुल गया। डोर पर वही सिंबल था, मिस्टर फूल का दृश्य। ग्रे फॉग के ऊपर अपनी हाई बैक चेयर पर बैठे क्ले ने वो डोर महसूस किया। स्पिरिचुअलिटी रिपल करने लगी। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअलिटी फैलाई। क्रीक, डोर धीरे धीरे खुला। एल्जर का भय। कैप्टन कैबिन में एल्जर ने देखा डोर के पीछे गहरी डार्कनेस, अनगिनत शैडोज। ऊपर ग्रे फॉग और एंशिएंट पैलेस। डर और एक्साइटमेंट एक साथ उमड़ पड़े। उसने बिना देर किए रेनबो सैलमांडर की पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हाथों से उठाई, डोर की ओर बढ़ाई। सैक्रिफाइस सफल। अचानक सक्शन, मटीरियल गायब। एल्जर के हाथ हल्के हो गए। तभी मिस्टर फूल की आवाज गूंजी, यू डिड वेल, इट्स माई ऑनर। एल्जर ने तुरंत कहा। डोर बंद हो चुका था। हवाएं थम गई। कैंडल्स नॉर्मल हो गई। एल्जर की सोच। वो कुर्सी पर बैठ गया। पहले लोग बुलाए गए, फिर प्रेयर्स का जवाब, अब सैक्रिफाइस और बिस्टोमेंट। मिस्टर फूल एक एक स्टेप में खुद को मुक्त कर रहे हैं। ये सोच डरावनी भी थी और थ्रिलिंग भी। कम से कम मैं टैरट क्लब का अर्ली मेंबर हूं। ऑद्रे का रिवॉर्ड। ग्रे फॉग के ऊपर क्ले ने मटीरियल देखा। सैटिस्फाइड स्माइल आई। उसने जस्टिस की क्रिम्सन स्टार को टच किया। बेडरूम में ऑड्री बेचैन थी। कभी किताब, कभी मिरर। सक्सेस होगा या फेल? तभी ग्रे फॉग, हाई बैक चेयर। मिस्टर फूल बोले, अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। ऑड्री खुशी से भर गई। बिस्टोमेंट रिचुअल, इंस्ट्रक्शंस बदली गई। प्रेयर सिंप्लीफाइड। डोर खुला। सादृश्य। ऑल्टर पर रेनबो सैलमांडर की पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑड्री ने एटिकेट निभाई, फिर मटीरियल उठाया। एडवांसमेंट। कुछ ही देर में टेलीपैथिस्ट पोशन। एक गल्प। इंटीग्रेशन स्टेज। सक्सेस। सीक्वेंस स्टेबलाइज। ऑड्री आगे बढ़ चुकी थी। टैरट क्लब का लेवल। उसके दिल में एक ही थॉट था, हमारा टैरट क्लब बाकी सभी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से कई लेवल ऊपर है। क्लेन की प्रेपरेशन। रियलिटी में लौटकर क्ले ने डिस्गाइज आइटम्स खरीदे। ईस्ट बरो में एक एक्स्ट्रा रूम रेंट किया। सेफ्टी और फ्रीडम के लिए अब सब तैयार था। और यही चैप्टर 221 द टैरट क्लब एट अ हायर लेवल समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में पहली बार सैक्रिफाइस और बिस्टोमेंट सफल हुआ। ऑद्रे ने टेलीपैथिस्ट सीक्वेंस में एडवांसमेंट किया और टैरट क्लब ने साबित कर दिया कि वो साधारण सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि देवताओं के लेवल पर काम करने वाला समूह है। यह है चैप्टर 222 द फर्स्ट जॉब। डिंग डोंग डिंग। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। रस्सी खींचे जाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। क्लाइंट सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एड्स देख रहा था ताकि भविष्य में पैसों की दिक्कत ना आए। आज उसने घर पर ही रहने का फैसला किया था। सफेद शर्ट, काला वेस्ट, बिना बो टाई, बिल्कुल कैजुअल कपड़े। उसने मन ही मन सोचा, डिटेक्टिव बनने का पहला जॉब। लेकिन क्या मैं यूं ही घर बैठकर काम का इंतजार करता रहूं? शायद दरवाजे पर एक नोटिस टांगना चाहिए ताकि क्लाइंट्स टाइम लिख जाए। फिर खुद ही मुस्कुरा दिया, लेकिन बिना नाम और रेप्यूटेशन के। नेक्स्ट टाइम जैसा कुछ होता ही नहीं। लगता है सुबह डिवाइनेशन करनी पड़ेगी। आज कोई जॉब आएगा या नहीं। उसी पल डिंग डोंग, क्लाइन उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के पीप होल से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लाउन की इंट्यूशन ने बाहर का सीन उसके दिमाग में खींच दिया। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। काली प्लश हैट, पीठ थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन कपड़े बहुत सलीके से पहने हुए। नीली आंखों में अब भी जान थी। उसके साथ एक जवान आदमी खड़ा था, 20-22 साल का। काला डबल ब्रेस्टेड कोट, हफ टॉप हैट, बो टाई। ठंड बढ़ रही थी, फिर भी वो बिल्कुल फॉर्मल दिख रहा था। बूढ़ी महिला उसे इशारे से कह रही थी, फिर से बेल बजाओ। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मैडम, सर। आज का दिन काफी अच्छा है। कम से कम मैंने 5 मिनट के लिए सूरज तो देख लिया। बैकलैंड की पुरानी स्मॉल टॉक। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। हाँ,
यहां सूरज बहुत शर्मीला होता है। जवान आदमी ने सीधे सवाल किया, आर यू डिटेक्टिव शर्लॉक मॉरियर्टी? हाँ, क्लाइन ने कहा। अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। नहीं, बूढ़ी महिला की आवाज तेज थी। मेरे ब्रोडी को बचाना है, समय बर्बाद नहीं कर सकते। क्लाइन चौंका। इट, जवान आदमी ने समझाया, ब्रोडी मेरी ग्रैंडमदर की बिल्ली है, कल रात से गायब है। हम इसी स्ट्रीट के एंड पर रहते हैं। मैं आपको 5 सोले दूंगा। अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो एक्स्ट्रा पे भी करूंगा। बिल्ली ढूंढना? क्लाइन के मन में हल्की निराशा आई। डिटेक्टिव करियर की ऐसी शुरुआत क्लाउन जैसा लग रहा है। फिर उसने खुद को समझाया, पहला जॉब कभी मना नहीं करते। ठीक है, क्लाइन बोला, ब्रोडी के बारे में डिटेल में बताइए। बूढ़ी महिला तुरंत बोल पड़ी, काली बिल्ली है, हरी आंखें, बहुत हेल्दी, उबला हुआ चिकन ब्रेस्ट बहुत पसंद है। कल रात बस गायब हो गई। मैंने खाना रखा लेकिन लौटी ही नहीं। क्लाइन ने सिर हिलाया। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है मिस डोरिस, मैं ये केस लेता हूं। अभी आपके घर चलते हैं। मिस डोरिस खुश हो गई। आप बहुत प्रोएक्टिव डिटेक्टिव हैं। तीनों सड़क पर निकल पड़े। बैकलैंड की सड़कें टिंजन से अलग थी, सीमेंट और एस्फाल्ट, बारिश में भी कीचड़ नहीं। चलते चलते जवान आदमी क्लाइन के पास आया। धीमी आवाज में बोला, ब्रोडी मेरी ग्रैंडमदर की जिंदगी का सहारा है। दादाजी और पेरेंट्स के बाद वही बचा था। ब्रोडी के गायब होने के बाद ग्रैंडमदर को लगता है कि वो उसकी आवाज सुन रही है। क्लाइन ने गंभीर होकर सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपका नाम? जर्जन कूपर, सीनियर सॉलिसिटर। घर पहुंचे 58 मिन्स्क स्ट्रीट। अंदर अंधेरा था। ये उसका बॉल, ये उसका बॉक्स, यही सोता था। क्लाइन ने झुककर देखा। बॉक्स में काले बाल मिले। उसने चुपचाप डिवाइनेशन की। सिल्वर इनलेड केन हाथ में। कुछ ही पल बाद केन धीरे धीरे एक दिशा में झुक गई। क्लाइन सीधा कबर्ड के पास गया। नीचे वाला दरवाजा खोला। मियाओ, एक काली बिल्ली बाहर कूद पड़ी, सीधे बॉल की तरफ। ब्रोडी, मिस डोरिस की आंखों में आंसू आ गए। जर्जन ने हैरानी से देखा। आपको कैसे पता चला? क्लाइन मुस्कुराया। डिडक्शन, 5 सोले मिले और 2 नए कॉन्टैक्ट्स। क्लाइन वापस 15 मिन्स्क स्ट्रीट लौटा। मौसम और भी उदास था। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजे के सामने कोई खड़ा है। एक लड़का, पुराना कोट, राउंड हैट, वही टीनेज बॉय, स्टीम ट्रेन वाला जिसे लोग चेस कर रहे थे। क्लाइन रुका। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? लड़का घबरा गया, लाल आंखें। फिर बोला, आर यू डिटेक्टिव शर्लॉक मॉरियर्टी? हाँ, अंदर चलिए। लड़के ने खुद को संभाला। मेरा नाम इयन है। मैं पहले एक डिटेक्टिव के लिए काम करता था, ज़रील विक्टरली। कुछ दिन पहले मुझे फॉलो किया जाने लगा। मैंने पीछा छुड़ाया और मैंने आपको मेट्रो में देखा था। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल के हैं। क्लाइन ने स्पिरिट विजन से देखा। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं। इयन बोला, मुझे लगता है मिस्टर ज़रील के साथ कुछ हुआ है। मैं उसके घर गया। सब नॉर्मल लगा, लेकिन छोटे मैकेनिज्म्स ट्रिगर हो चुके थे। उसके बाद से वो गायब है। पुलिस ने मदद नहीं की। दूसरे डिटेक्टिव्स ने मना कर दिया। इसलिए मैंने अखबार देखा और आपको पाया। क्लाइन चुप हो गया। ये साधारण केस नहीं था। और यही चैप्टर 222, द फर्स्ट जॉब समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? क्लाइन को अपना पहला डिटेक्टिव जॉब मिला। एक साधारण कैट केस ने उसकी रेप्यूटेशन बनाई। टीनेज बॉय इयन वापस आया। ज़रील विक्टरली के गायब होने का रहस्य शुरू हुआ। कहानी अब सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ती है। यह है चैप्टर 223, 3 मैटर्स। क्लाइन ने ध्यान से सब सुनने के बाद पूछा, तो तुम्हारा शक है कि जिन डिटेक्टिव्स ने ज़रील को देखा वो असल में कोई और था, डिस्गाइज में? इयन ने अपनी भूरी राउंड हैट हाथ में पकड़ी और शांत स्वर में बोला, एक पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। पार्टी रात में थी, रोशनी कम थी, ये सही है, लेकिन वहां ज्यादातर लोग खुद डिटेक्टिव्स थे, शार्प ऑब्जर्वेशन वाले। सिर्फ विग, बियर्ड या कॉस्मेटिक से उन्हें धोखा देना आसान नहीं। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, कुछ बियॉन्ड पावर्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे क्रीपिंग हंगर। ये सवाल उसने जानबूझकर ट्रैप की तरह पूछा था। इयन के जवाब
उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ये जानने के लिए कि क्या वो मिस्टिसिज्म या बियॉन्डस के संपर्क में रहा है, लेकिन जवाब साफ था, नहीं। इयन ने आगे कहा, मेरा मानना है कि डिटेक्टिव्स ने सच में मिस्टर ज़रील को देखा, लेकिन वो फ्री नहीं थे, वो किसी कंट्रोल में थे, इसलिए डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेज पाए, और शायद इसी वजह से वो मेरे कॉन्टैक्ट का जवाब ही नहीं दे रहे। ये उनका हेल्प मांगने का तरीका हो सकता है। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, क्लाइन ने कहा और थोड़ा पीछे झुक गया, खुद को काम और कॉन्फिडेंट दिखाते हुए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद इयन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर ज़रील की इन्वेस्टिगेशन करें और बस ये कंफर्म कर दे कि उनकी करंट कंडीशन क्या है। इयन का तरीका देखकर क्लाइन को लगा कि ये लड़का सेमी प्रोफेशनल है, वो जानता था कि वो क्या पूछ रहा है। क्लाइन मुस्कुराया, तो पेमेंट कितनी होगी? तुम जानते हो ये मामला डेंजरस हो सकता है। इयन ने अपने पुराने कोट की पॉकेट की ओर देखा और बोला, 2 ऑप्शंस है। पहला, मैं आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दूं, काम आसान हो या मुश्किल वही फाइनल होगा। दूसरा, 5 पाउंड एडवांस और काम के बाद डिफिकल्टी के हिसाब से बाकी। क्लाइन ने लगभग 30 सेकंड सोचा और फिर बोला, ऐसा करते हैं, तुम 5 पाउंड एडवांस दोगे और काम पूरा होने के बाद मेरी 3 मदद करोगे। सिंपल होंगी, तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएंगी। इयन ने भौहें सिकोड़ी, फिर खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया। डील। दोनों ने हाथ मिलाया। क्लाइन ने पहले से तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकाला, फाउंटेन पेन से डिटेल्स भरी और फिंगरप्रिंट से सील कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इयन ने ज़रील से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखकर दे दी। क्लाइन ने कैजुअली पूछा, इमरजेंसी में तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूं? इयन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सही समय पर खुद आ जाऊंगा। इसके बाद उसने पॉकेट से पैसे निकाले, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में। नोट्स इतने सलीके से सजे थे कि क्लाइन को झुंझलाहट होने लगी। लेट स्टेज ओसीडी, क्लाइन ने मन में सोचा। पैसे पॉकेट में डालते समय उसने जानबूझकर उन्हें बिखेर दिया। इयन के चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ दिखी। मैं जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने की कोशिश करूंगा, क्लाइन ने कहा। थैंक यू, इयन ने ईमानदारी से जवाब दिया। लड़के के जाने के बाद क्लाइन ने सोचा, यह मामला जितना दिख रहा है उससे गहरा है। इयन ने यह तक नहीं बताया कि ज़रील किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जितने पैसे मिले हैं उतना ही करूंगा, क्लाइन ने खुद से कहा। उसने एक कॉपर कॉइन उछाली और डिवाइनेशन की कोशिश की। फेल, इंफॉर्मेशन अधूरी है। क्लाइन समझ गया कि इयन ने बहुत कुछ छुपाया है। रात के सन्नाटे में 138 रोज स्ट्रीट, बैकलैंड ब्रिज। क्लाइन ने चीप वर्कमैन क्लोथ्स पहने, नकली बियर्ड, नीचे झुकी कैप। गैस लैंप्स की रोशनी में वो ज़रील के घर को ऑब्जर्व कर रहा था। पेंडुलूम डिवाइनेशन ने बताया, डेंजर है लेकिन मैनेजेबल। क्लाइन बालकॉनी से अंदर गया, टैरट कार्ड से डोर खोला, स्पिरिट विजन एक्टिवेट। बेडरूम के अंदर 3 ह्यूमैनॉइड ऑरस, एम्बुश। वो पीछे हटा, स्लंबर चार्म निकाली और एंशिएंट हर्म्स में फुसफुसाया। क्रिम्सन, चार्म अंदर फेंकी। 3, 2, 1। कमरे में तीनों लोग सो चुके थे। क्लाइन ने बेड के पास जाकर पीले भूरे बाल उठाए। ज़रील, वो बुदबुदाया। क्रिम्सन मूनलाइट में वो सोफा पर बैठा और सोचा, डिडक्शन, माय गुड मैन, चैप्टर एंड, ऑडियंस क्लैरिटी। और यही चैप्टर 223 3 मैटर्स समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? इस चैप्टर में क्लाइन को अपना पहला सीरियस केस मिला। इयन का रहस्य गहराया, ज़रील का मामला बियॉन्ड द वर्ल्ड से जुड़ता दिखा और क्लाइन ने पहली बार बैकलैंड में शैडो इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यह चैप्टर 224, मिस्टिक टाइप डिटेक्टिव। कमरा धुंधली क्रिम्सन मूनलाइट में डूबा हुआ था। सब कुछ अस्पष्ट और शांत। 3 आदमी काले कोट में कमरे के अलग अलग कोनों में सो रहे थे और सोफा पर बैठा क्लेन आंखें आधी बंद किए, ऐसे लग रहा था जैसे गहरी नींद में चला गया हो। लेकिन वो सो नहीं रहा था, वो ड्रीम डिवाइनेशन में प्रवेश कर चुका था। उसका सपना एक धूसर, टूटी फूटी दुनिया में बदल गया। कभी कभी वहां तेज चमक दिखाई देती, फिर वो चमक एक दृश्य में स्थिर हो गई। एक अंधेरा कोना
जमीन पर गंदा सीवेज बह रहा था। दीवार से टिककर खड़ा एक आदमी, छोटे भूरे बाल, सफेद शर्ट और ब्राउन वेस्ट, चारों तरफ ग्रे रैट्स का झुंड। उस आदमी के होंठ आधे गायब थे, पीले दांत और सड़े हुए गम्स दिख रहे थे। चेहरे का मांस लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ सफेद हड्डी बची थी। मोटे सफेद मैगोट्स हर तरफ रेंग रहे थे। गले का आधा हिस्सा किसी जंगली जानवर ने नोच लिया था। क्लेन मुश्किल से पहचान पाया, ये ज़रील विक्टर ली था, वही डिटेक्टिव जिसकी तस्वीर इयन के पास थी। लेकिन अब दोनों को जोड़ पाना नामुमकिन था। ज़रील मर चुका है, कुछ दिन और सिर्फ हड्डी भी नहीं बचेगी। क्लेन सपना छोड़कर वापस आ गया। उसका चेहरा शांत था, ऐसे शव वो पहले भी देख चुका था। खिड़की से बाहर क्रिम्सन मून को देखते हुए उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर फैसला किया, साथ में सो रहे आदमी की सोल से बात करनी होगी। पिछले कुछ दिनों में उसने अमंता एक्सट्रैक्ट और आई ऑफ द स्पिरिट तैयार कर लिया था। सेरेनिटी एजेंट की जरूरत नहीं थी। क्लेन खुद दूसरों के ड्रीम्स में जाकर सोल कम्युनिकेशन कर सकता था। उसने एक सिंपल ऑल्टर बनाया, हल्की खुशबू फैली, कमरा आधे सपने की हालत में चला गया। क्लेन ने धीमी आवाज में प्रार्थना की, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। वो ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में गया और अपनी स्पिरिचुअलिटी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया। सीक्वेंस 7 के बाद ये प्रेयर्स और भी पावरफुल होंगी, ये सोचकर वो वापस लौट आया। वो स्टार जैसी जगह से गुजरा, सोच का स्टॉर्म पार किया और टारगेट के मेंटल प्लेन में पहुंचा। वहां एक धुंधली आकृति तैर रही थी। क्लेन ने गंभीर आवाज में पूछा, ज़रील के घर किसने भेजा? आदमी ने खाली आंखों से जवाब दिया, म्यूर सॉल्ट। उसने मुझे इयन का वेट करने भेजा था। दृश्य बदला, एक दुबला काले रंग का आदमी दिखाई दिया, वही जिसने स्टीम ट्रेन में इयन का पीछा किया था। एक्सपेक्टेड, क्लेन ने सोचा। उसने जल्दी पूछा, म्यूर सॉल्ट को ऑर्डर किसने दिया? जवाब सीधा था, पता नहीं, वो जेडमैंजर गैंग का एग्जीक्यूशनर है। बॉस के अलावा कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। जेडमैंजर, हाईलैंडर्स की भाषा में वॉरियर। क्लेन के दिमाग में तेज दर्द उठा और वो जबरदस्ती उस मेंटल स्टॉर्म से बाहर आ गया। वो हाफते हुए मीडियम शिप से निकला, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। सब सामान समेटा, ज़रील के बाल संभाले, खिड़की खोली ताकि स्मेल खत्म हो जाए। फिर बालकॉनी से बाहर निकलकर हर जगह को साफ किया जहां उसने छुआ था। सब कुछ पहले जैसा कर दिया। तीनों सोते हुए आदमियों की ओर उसने हल्का सा बो किया, दस्ताने पहने और ओरियल विंडो से बाहर कूद गया। क्लाउन एबिलिटीज से उसने विंडो लैच ठीक किया। एक हल्की आवाज आई, क्लैंग। तीनों आदमी अब जागने वाले थे। क्लेन बिना रुके नीचे कूद गया। वो रोज स्ट्रीट छोड़कर सीधे ईस्ट बरो की ओर बढ़ गया। ठंडी हवा शरीर के आर पार जा रही थी। स्वेटर लेना पड़ेगा, उसने सोचा। ईस्ट बरो अंधेरा था, गिनती के गैस लैंप्स। अचानक अंधेरे से कई आंखें दिखी, लोग धीरे धीरे चलते हुए। पहले लगा लिविंग कॉर्प्सेस, लेकिन स्पिरिट विजन में सच्चाई दिखी। ये जिंदा लोग थे, भूखे, थके हुए, भावहीन। फिर आवाजें आई, उठो, यहां सोने की जगह नहीं। क्लेन समझ गया, पोलॉ। वो चुपचाप आगे बढ़ा, ईस्ट बरो के अपने छोटे घर पहुंचा। 2 घंटे सोया, फिर उठा, एक सूखी टहनी को डाउजिंग रॉड बनाया। ज़रील के कॉर्प्स का लोकेशन, बार बार डिवाइनेशन। आखिर वो सीवर के पास पहुंचा, मैनहोल खोला, नीचे उतर गया। गंदगी, सड़ांध, लेकिन वो रुका नहीं। स्पिरिट विजन में वही दृश्य, ज़रील का शव, ग्रे रैट्स हर तरफ, ठीक वैसा ही जैसा सपने में था। क्लेन ने मीडियम शिप शुरू की, कॉज ऑफ ज़रील्स डेथ, लेकिन कुछ नहीं, कोई विजन नहीं। क्लेन ने आंखें खोली, फैसला साफ था, चैनलिंग फेल हो गया। किसी ने ज़रील की स्पिरिट को डील कर दिया है। यह काम किसी बियॉन्ड का था, और जो ज़रील बनकर डिटेक्टिव्स के सामने आया वो भी यही साबित करता है। क्लेन ने फैसला किया, यही रुकना होगा, इसे आगे जाना फायदा से ज्यादा खतरा है। वो उठा, सामान समेटा और धीमी आवाज में बोला, इयन पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और यही चैप्टर 224
मिस्टिक टाइप डिटेक्टिव समाप्त होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ? क्ले ने ड्रीम डिवाइनेशन से जरील की मौत देखी। सोल इंटेरोगेशन में म्यूरसॉल्ट और जेडमैंजर गैंग का पता चला। सीवर में जरील का कॉर्प्स मिला। मीडियमशिप फेल हुई। साफ हुआ कि बियॉन्ड इन्वॉल्व है। क्ले ने केस यही खत्म करने का फैसला लिया। यह है चैप्टर 225, अननोटिसेबल गाइडेंस। क्लाइन धीरे धीरे उस दोराहे से पीछे हट गया। उसने जरियल के शव को छूने की जरा भी कोशिश नहीं की। धप धप धप। अचानक खाली सीवरों में कहीं दूर से किसी भारी चीज के टकराने की आवाज गूंज उठी। क्लाइन कुछ सेकंड तक रुका। उसने सांस रोककर ध्यान लगाया। आवाज लगातार आ रही थी और धीरे धीरे पास आती हुई लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाइन मुड़ा और सीवर के बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर तेजी से बढ़ गया। ऐसे मामलों में जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था, जिनका उससे सीधा संबंध नहीं था। सीवर से बाहर निकलते ही उसने लोहे का ढक्कन सावधानी से बंद किया। आसपास एक बार निगाह दौड़ाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसके बाद वो ईस्ट बरो की अपनी किराए की कोठरी में लौटा और भेष बदलने वाले कपड़े उतार दिए। फिर उसने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने, दूसरी गली से होते हुए एक किराए की गाड़ी ली और ठंडी सन्नाटे भरी रात में चेरवुड बरो की ओर निकल पड़ा। हालांकि वो सीधे मिन्स स्ट्रीट नहीं गया। उसने जानबूझकर एक लंबा चक्कर लगाया, कई मोड़ बदले, कई बार पीछे मुड़कर देखा। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तभी वो अपने घर में दाखिल हुआ। उसने सुबह होने तक गहरी नींद ली। दरवाजे की घंटी की आवाज से उसकी नींद खुली। क्लाइन तुरंत उठ बैठा, कमीज पहनी, बनियान के बटन लगाए और नीचे की मंजिल की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले ही क्लाउन पाथवे की पूर्व सूचना क्षमता ने आगंतुक की छवि उसके मन में उकेर दी। पुराना कोट, भूरा गोल टोपी, कंधे पर लटका फटा पुराना झोला, लाल आंखें, नाजुक चेहरा, शांत स्वभाव। वो और कोई नहीं, इयान था। शुभ प्रभात, डिटेक्टिव मोरियार्टी। इयान ने चारों ओर देखते हुए कहा, कुछ प्रगति हुई? यूं ही पूछ रहा हूं। रास्ते से गुजर रहा था। क्लाइन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां। इयान कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने हकलाते हुए पूछा, क्या आपने मिस्टर जरियल की स्थिति पता कर ली? क्लाइन कुछ क्षण रुका, फिर साफ शब्दों में बोला, हां, मैंने जरियल का शव ढूंढ लिया है। शव। इयान की पुतलियां सिकुड़ गई। अजीब बात यह थी कि वो पूरी तरह चौंका नहीं था, मानो वह इस उत्तर के लिए पहले से ही तैयार था। हूं। उसने गहरी सांस ली और आसपास नजर दौड़ाई। आपकी कार्यक्षमता वाकई आश्चर्यजनक है। क्या आप मुझे जरियल का शव दिखा सकते हैं? कोई समस्या नहीं, क्लाइन ने कहा। दरअसल यही मेरा इरादा था। फिर उसने थोड़ा सोचकर जोड़ा, लेकिन एक बात, जब आप पुलिस को बुलाएं तो मेरा नाम न ले। बस कह दीजिए कि आपको शव खुद मिला। इयान समझ गया, डिटेक्टिव और पुलिस, उनका रिश्ता अक्सर अच्छा नहीं होता था। ठीक है, उसने तुरंत सहमति दी। सीवर में उतरने के लिए क्लाइन ने आम मजदूरों जैसे कपड़े पहने, शिकारी टोपी लगाई, एक लालटेन साथ ली। दोनों ने सार्वजनिक गाड़ी ली और ईस्ट बरो पहुंचे। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद वे उस सुनसान सीवर द्वार तक पहुंचे। आपने ये जगह कैसे ढूंढी? इयान ने आश्चर्य और जिज्ञासा से पूछा। क्लाइन नीचे उतरते हुए बोला, प्रशिक्षण, तर्क, जांच, पीछा और पूछताछ, इन सब का मिश्रण। सीवर के भीतर इयान बिना किसी घृणा के उसके पीछे पीछे चलता रहा। आपको वाकई पेशेवर प्रशिक्षण मिला है। क्लाइन ने उत्तर नहीं दिया। गंभीर कोने में पहुंचते ही क्लाइन की आंखें सिकुड़ गई। पिछली रात की तुलना में जरियल का शव और भी अधिक क्षतविक्षत हो चुका था। एक बाह और आधी पसलियां गायब थी। ये काम चूहों का नहीं है, क्लाइन ने मन ही मन सोचा। उसने इयान को कुछ नहीं बताया। लालटेन की रोशनी में इयान ने शव को देखा और अचानक झुककर उल्टी कर दी। पीला हरा द्रव जमीन पर फैल गया। क्लाइन ने तुरंत क्वीलाग्स ऑन निकाला
और उसे इयान की नाक के पास रखा। कुछ ही क्षणों में इयान शांत हो गया। धन्यवाद, उसने कमजोर आवाज में कहा। फिर उसने ध्यान से शव को देखा। मैं पुष्टि कर सकता हूं, ये जरियल ही है, मेरी संवेदनाएं, क्लाइन ने औपचारिकता से कहा। अब आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। इयान ने सिर हिलाया। बाहर निकलते समय क्लाइन ने हाथ छाड़े। मेरी जिम्मेदारी यही समाप्त होती है। अब आगे क्या करना है ये आप पर निर्भर है। इयान कुछ पल चुप रहा। मुझे अभी भी आपके 3 उपकार चुकाने हैं। फिलहाल एक ही बात सूझ रही है, क्लाइन ने कहा। मुझे बिना पूर्ण हथियार लाइसेंस के बंदूक और गोलियां चाहिए। इयान ने बिना सोचे उत्तर दिया। आयरन गेट स्ट्रीट, बैकलैंड ब्रिज, ब्रेव हर्ट्स बार, कास्पर्स कालिनिन से मिलिए। कहिएगा ओल्ड गीजर ने भेजा है। क्लाइन ने हल्के से सिर हिलाया। बाकी 2 बातें बाद में। मुझे लगता है हम फिर मिलेंगे। दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद क्लाइन अचानक रुका। वो मुड़ा, एक कोने में छिप गया। कुछ मिनटों बाद उसने देखा, इयान वापस लौटा और फिर से सीवर में उतर गया। ये मामला सचमुच गहराता जा रहा है, क्लाइन ने मन ही मन सोचा। उसी शाम एम्प्रेस बरो में एक बंद अध्ययन कक्ष में ऑड्री ने जियो और फोर्स को एक भारी लिफाफा सौंपा। ये आपका पारिश्रमिक है, 800 पाउंड। जियो और फोर्स अवाक रह गई। ऑड्री ने शांत मुस्कान के साथ सब कुछ देखा। ये स्पेक्टेटर पाथवे की शक्ति थी। बिना दिखे मार्गदर्शन करना, दूसरों को यह महसूस कराए बिना कि उन्हें दिशा दी जा रही है। इस चैप्टर में क्या हुआ? क्लाइन ने जरियल की मृत्यु की पुष्टि की और मामला इयान को सौंपा। इयान की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं। क्लाइन को हथियार पाने का पहला सुराग मिला। ऑड्री ने स्पेक्टेटर के रूप में बिना दिखे मार्गदर्शन किया और यही चैप्टर 225 अननोटिसेबल गाइडेंस समाप्त होता है। यह है चैप्टर 226 द टेरिफाइड एक्सायो। चरवुड बरो, 15 मिन्स्क स्ट्रीट। गर्म कोयले से जलती हुई फायरप्लेस के पास क्लेन आराम कुर्सी पर बैठा था। वातावरण इतना सुकून भरा था जैसे गर्मियों की किसी शांत दोपहर में हो। उसने सफेद शर्ट, काली बनियान और हल्की पतलून पहनी थी। उसके सामने एक अखबार फैला हुआ था और वो विज्ञापन वाले पन्नों को ध्यान से पलट रहा था। एक नए प्रकार के परिवहन वाहन के लिए निवेश की आवश्यकता, विस्तृत जानकारी। व्यक्तिगत रूप से क्लेन ने विज्ञापन को 2 बार पढ़ा, फिर मेज पर रखी लाल भूरी पेंसिल उठाकर उस पर घेरा बना दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर अगले 2 दिन कोई जांच का काम नहीं मिला तो इस पर ध्यान दूंगा। शायद ये किसी साइकिल जैसी चीज हो। उसी क्षण उसके कानों में एक अदृश्य प्रार्थना की आवाज गूंज उठी। कौन है? मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन, द सन, या फिर बैंक का कोई क्लर्क जो मेरा पासपोर्ट कॉपी कर रहा हो? विचारों की श्रृंखला में क्लेन ने अखबार मोड़ा, अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। 4 कदम उल्टे घूमते हुए वो ग्रे फॉग की दुनिया में प्रवेश कर गया। टेबल के किनारे एक चमकता हुआ उजाला था जो लगातार हल्की लहरें छोड़ रहा था। अनुभवी क्लेन ने द फूल की कुर्सी पर बैठकर अपनी आत्मिक शक्ति उस उजाले की ओर प्रवाहित की। अचानक दृश्य बदल गया। एक धुंधली सी सोफा पर बैठी नन्ही सी युवती जो नाइट ट्रेनी की वर्दी पहने हुए थी, वो किसी पुराने कागज को पढ़ रही थी। समझ गया, ये वही युवती होगी जिसके बारे में मिस जस्टिस ने बताया था। शायद वो टेरो क्लब में शामिल होने से पहले जांच की प्रतीक्षा कर रही है। क्लेन ने चुपचाप उसे देखने का निश्चय किया। वो जानता था कि किसी को टेरो क्लब में शामिल होने के लिए मजबूर करना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा। वाक्य खत्म करते ही जियो एकदम सीधी बैठ गई। उसे जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये तो किसी छिपे हुए अस्तित्व का पवित्र नाम है। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। मिस्टिसिज्म की पढ़ाई और अफवाहों ने उसे सिखाया था। ऐसे नामों का उच्चारण करना उन अस्तित्वों का ध्यान आकर्षित करता है और ऐसा ध्यान अक्सर विनाशकारी परिणाम लाता है। मैंने तो इसे एंशिएंट हर्म्स में दोहराया, बिना किसी सुरक्षा के। कितना मूर्खतापूर्ण काम किया मैंने।
जियो ने कांपते हुए चारों ओर देखा। सोफा, मेज, कुर्सियां, तेल चित्र सब सामान्य थे। 1 मिनट तक टकटकी लगाकर देखने के बाद उसने खुद को सांत्वना दी। मैंने सिर्फ नाम बोला है, पूरी प्रार्थना नहीं की। अधूरी विधि से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, और अगर ये रोसेल सम्राट के बनाए प्रतीकों का अनुवाद है तो शायद ये सही भी न हो। लेकिन फिर भी उसका दिल धड़कता रहा। कई मिनट बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। उसने कागज वापस किताब हिस्ट्री ऑफ द लोअन किंगडम्स एरिस्टोक्रेसी में रखा और भारी मन से बाथरूम की ओर चली गई। जैसे ही उसने ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालने के लिए हाथ बढ़ाया, आईने के कोने में उसे भूरे रंग के लंबे घुंघराले बालों की एक लट दिखाई दी। उसके अपने बाल तो पीले और छोटे थे। उसका शरीर जम गया। उसने तुरंत पीछे पलटकर जोर से कोहनी मारी। धप, कोई चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जियो ने मुड़कर देखा। वो उसकी दोस्त फोर्स थी। पेट पकड़े, आंखों में आंसू लिए वो दर्द से कराह रही थी। फोर्स, तुम कब लौटी? फोर्स ने दीवार का सहारा लेकर धीरे से कहा, अभी अभी। और तुमने मुझे ऐसे क्यों मारा? तुम आई कहां से? जियो ने पूछा। बाथरूम की खिड़की से। चाबी नहीं लाई थी तो दरवाजे से क्यों नहीं आई? मुझे तो दिल का दौरा पड़ गया था। फोर्स ने भौहें चढ़ाई। सीधी लाइन में आना आसान है, पर तुम्हारी ये हरकत जरूर अजीब थी। जियो ने झिझकते हुए कहा, मैंने एक गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। और उसने सब कुछ बता दिया। किताब के अंदर छिपा कागज, उस पर लिखा एंशंट हर्म्स का मंत्र और वो डरावना नाम जो उसने मन ही मन दोहरा दिया था। फोर्स ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, लेकिन शायद कुछ नहीं होगा। विधि अधूरी थी। दोनों ने मिलकर कागज देखा। फोर्स ने थोड़ा अध्ययन करने के बाद कहा, यह किसी ज्ञात दुष्ट देवता या राक्षस का नाम नहीं है। शायद यह झूठा है। जियो ने राहत की सांस ली। तभी फोर्स ने मुस्कुराकर जोड़ा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगी। जियो का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। फोर्स, आज रात हम साथ सोएंगे। फोर्स हंस पड़ी। ठीक है, वैसे भी मुझे आदत है, और शायद ये सब बस तुम्हारे डर का असर है। दोनों ने बाकी किताबें भी जांच डाली। स्टडी ऑफ द कोड ऑफ आर्म्स, जियोग्राफी ऑफ द फेसैक एम्पायर, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी माहौल भारी रहा। जियो ने सुझाव दिया, क्यों न आज रात सेंट सैमुअल कैथेड्रल चलते हैं? फोर्स ने भौहें चढ़ाई। क्यों न सेंट हाईलैंड कैथेड्रल? एवनाइट गॉडेस मुझ पर दया नहीं करेंगी। दोनों कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। फोर्स ने धीरे से कहा, अगर हम गए तो शायद हमें नाइटहॉक्स या मशीनरी हाइव माइंड पकड़ ले। यही तो उस छिपे अस्तित्व की योजना होगी। चलो अब सो जाओ। अगर सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब सब ठीक है। रात का समय, बैकलैंड का आकाश बादलों से ढका था। चांद की लाल आभा मुश्किल से दिखाई दे रही थी। क्लेन नींद से जागा, उठकर ग्रे फॉग की दुनिया में चला गया। वह द फूल की ऊंची कुर्सी पर बैठा। अब समय है मिस जस्टिस की साथी का परीक्षण करने का। अचानक उसके मन में एक नया विचार आया, क्या मैं उसे यहां खींच सकता हूं? शायद वह इसे बस एक स्पष्ट सपना समझेगी। उसने सावधानी से अपनी आत्मिक शक्ति केंद्रित की और प्रकाश की लहरों को छुआ। पूरी जगह हल्के से कांपी, और तभी एक धुंधली आकृति टेबल के किनारे प्रकट हुई। वो जियो थी। अधसोई अवस्था में उसने कुर्सी, कुहासा और एक अंधकारमय आकृति देखी जो उसे ऊपर से देख रही थी। क्लेन ने तुरंत योजना के अनुसार संबंध तोड़ दिया। धुंधली छवि गायब हो गई और उसकी जगह एक लाल तारा मंडल चमक उठा। अब मैं समझ गया, जिसने भी मेरा नाम लिया, मैं उसे इस दुनिया में खींच सकता हूं। नींद में जियो अचानक उठ बैठी। उसका सपना इतना वास्तविक था कि वह कांप उठी। क्या यह बस डर की वजह से सपना था, या मैंने सच में किसी छिपे अस्तित्व का ध्यान खींच लिया? उसने बगल में सोती फोर्स को देखा, फिर फुसफुसाई, कल बियॉन्डर्स की सभा है। वहां किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आत्माओं को शुद्ध कर सके। इस चैप्टर में क्या हुआ?
क्लेन को जियो की प्रार्थना सुनाई देती है और वो ग्रे फॉग में प्रवेश करता है। जियो गलती से द फूल का पवित्र नाम दोहराती है और डर जाती है। फोर्स के लौटने से गलतफहमी का हास्यास्पद पल बनता है। दोनों मिलकर किताबें जांचती है, पर रहस्य जस का तस रहता है। रात में क्लेन प्रयोग करता है और जियो को पहली बार ग्रे फॉग में खींचता है। जियो जागकर निर्णय लेती है कि वो अगले दिन अपनी आत्मा की शुद्धि करवाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन ये सिर्फ एक केस का अंत नहीं था। ये एक ऐसे रास्ते की शुरुआत थी जहां हर सच साफ दिखाई नहीं देता और हर कदम किसी अनदेखी ताकत की तरफ ले जाता है। क्लेन अब सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं रहा, वो धीरे धीरे उस दुनिया में उतर रहा है जहां रहस्य, डर और सच्चाई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगले एपिसोड में कुछ नए नाम सामने आएंगे, कुछ पुराने सवाल और गहरे हो जाएंगे, और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा मोड़ ले सकती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मिस्टर फूल और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ।